हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैवल्य पीसीएस। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री इन वन शॉट। इससे पहले इस चैनल पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वन शॉट में करवाया है फ्रॉम 1905 टू 1947। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें और फिर एंशियंट हिस्ट्री वन शॉट आप कंप्लीट करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी रिवीजन का टाइम है, तो एक वीडियो अगर आप देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो उसे कम से कम 2 से 3 बार देखो, फिर ही वो आपके काम आएगा एग्ज़ाम में। एक बार में आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि पढ़ा पढ़ा सा लगेगा लेकिन रिकॉल नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी वीडियो देखते हो उसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखो, सेव कर लो हर सब्जेक्ट के लिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो प्रेफर करना है। एंड 2 से 3 बार देखोगे तो आई गारंटी यू कि एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं भूलोगे और अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे आप लोग। कट ऑफ तो क्रॉस करना है ना, तो एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से आता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एंशियंट हिस्ट्री जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए इन वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि प्री हिस्ट्री पीरियड, फिर हम पढ़ते हैं प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री। जब क्लासिफिकेशन किया गया तो प्री हिस्ट्री में वैसे टाइम पीरियड को रखा गया जहाँ पे रिटन एविडेंसेस हमारे पास हिस्ट्री के नहीं थे। तो हम किस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि ये प्री हिस्ट्री है, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है। कैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस? जैसे कि कहीं पे एक्सकेवेशन हुआ तो कॉइन्स मिल जाता है ना, उस टाइम का क्राफ्ट्स कुछ मिलता है, कोई स्टैचू वगैरह मिलता है, सील्स वगैरह मिलते हैं, तो हम वो सारे एविडेंसेस का यूज़ करके प्री हिस्ट्री में कंसीडर करते हैं वो वाले पार्ट को। जैसे कि स्टोन एज का हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। जब हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की, तो प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो अवेलेबल हैं लेकिन उसको अभी तक हमने डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो रिटन एविडेंस इज़ अवेलेबल बट नॉट डिसाइफर्ड। प्रोटो हिस्ट्री में दूसरी बात यह है कि इसमें भी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही डिपेंडेंट है, राइट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटन एविडेंसेस तो है लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं उनकी लैंग्वेज को, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है उस टाइम पे अलग अलग जगह से मिले उसी को कंसिडर करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, हिस्ट्री वाला पीरियड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिटन एविडेंस है अलॉन्ग विथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो ये ज़्यादा रिलायबल हो जाता है हमारे पास। और जब भी हम वैदिक पीरियड के बाद हमें ये रिटन एविडेंसेस मिलने लगे हैं। अब हम बात करते हैं स्टोन एज की, जहाँ पे आपने प्री हिस्ट्री जब वाला पार्ट था उसी का पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री में स्टोन एज। स्टोन एज में को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पैलियोलिथिक, देन मीजोलिथिक एंड देन नियोलिथिक। अगेन पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन सा है? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, राइट। तो हम पहले पैलियोलिथिक पीरियड के जो भी फीचर्स है वो पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम पे लोग काफ़ी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल रखते थे, जैसे कि हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। हंटिंग और फूड गैदरिंग्स करके वो अपना लाइफस्टाइल, अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास लैक ऑफ नॉलेज था, किस चीज़ का? एनिमल हस्बेंड्री नहीं पता था उन्हें, एग्रीकल्चर बिल्कुल पता नहीं था, फायर का भी उनको पता नहीं था। फिर वो जो टूल्स यूज़ किया करते थे, वो हैंड एक्स वगैरह जो यूज़ किया करते थे, उसको सबसे पहले किसने खोज करा है इसका? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो ये आप याद रखना है, मार्क कर लो या फिर कहीं पेपर पे लिख लो। पैलियोलिथिक पीरियड का जो एविडेंसेस किसी ने फाउंड किया तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, 1863 में। अब हम पैलियोलिथिक में बात कर लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक का क्या था कि इस टाइम पे जो टूल्स यूज़ किया करते थे तो वो था हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर। जब मिडिल पैलियोलिथिक में आते हैं तो वहाँ पे प्लैंक टूल्स वगैरह यूज करते थे जो कि क्वार्जाइट स्टोन के बने होते थे। एंड जब अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आते हैं तो वो बरेन एंड स्क्रैपर यूज़ करने लगते हैं। क्लियर? मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड में आप आगे आते जाओगे तो उनके जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगी, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो एडवांस हो जाएगा, प्रिमिटिव से वो एडवांस की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि पैलियोलिथिक में तो वो लोग काफ़ी बेसिक लाइफ जीते थे, फिर जैसे ही मेजोलिथिक में आते हैं तो उनको हंटिंग गैदरिंग पे तो डिपेंडेंट होते ही हैं, साथ में उनको एनिमल हस्बेंड्री करना आ जाता है। आदमगढ़ से हमें एविडेंस मिला है। आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में। आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में। यहाँ से हमें एविडेंस मिला है किसका? एनिमल हस्बेंड्री करने का।
फिर बागोर राजस्थान से भी मिला है एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस। जब हम सराय नाहर राय यूपी की बात करते हैं तो यहाँ से भी टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स। अब जो टूल्स थे वो स्टोन्स के नहीं, बोन्स के भी बने हुए हुआ करते थे, क्योंकि हंटिंग करते थे, फिर उस जानवर का फ्लैश खाकर जो टूल्स, जब बोन्स बचते थे उससे टूल्स बना लिया करते थे, काफ़ी वो शार्प हुआ करता था। फिर महादाहा कहाँ है? यूपी में, वहाँ से भी बोन टूल्स मिले हैं। सराय नाहर राय से भी बोन टूल्स मिले हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। तो नियोलिथिक पीरियड में लोगों को एग्रीकल्चर का पूरा नॉलेज हो गया था। फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन किया गया था एंड यूज ऑफ फायर भी उनको पता चल गया था। फायर का यूज़ करना कब पता चलता है? नियोलिथिक पीरियड में। एग्रीकल्चर करना कब पता चलता है इनको? तो नियोलिथिक पीरियड में। तो याद रहेगा, मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक मार्क करके मत आना। जब हम बात करते हैं कुछ एविडेंसेस की एक्सकेवेशन के थ्रू जो मिले थे, जैसे लाहुरा देव यूपी में है। लाहुरा देव कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस मिला है। ओके। जब मेहरगढ़ पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ से वीट एंड बार्ली का एविडेंस मिला है। और जब हम गुफ कराल की बात करते हैं, कश्मीर में है, यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों के एविडेंसेस मिले हैं। बुरजाहोम भी कश्मीर में ही है और यहाँ पे आपको ह्यूमन स्केलेटन, डॉग के स्केलेटन वगैरह मिले हैं, है ना। और पिट ड्वेलिंग्स में वो लोग रहा करते थे, ऐसे मिट्टी में गड्ढा करके, ठीक है, और इसी में रहा करते थे। तो ये स्टार्ट हो गया था कि वो जंगलों से मूव करके अब पिट ड्वेलिंग्स में रहने लगे थे। ऐश माउंट कहाँ से मिला है? तो संगनकल्लू, पिकलीहल एंड उतनूर। कहाँ से मिला है? संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर। एक बार और रिपीट करो, संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर। बुरजाहोम से क्या मिला था? रिकॉल करो। स्केलेटन, डॉग के स्केलेटन मिले थे। पिट ड्वेलिंग्स मिला था। लाहुरा देव यूपी से क्या मिला था? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस मिला था। मेहरगढ़ पाकिस्तान से भी वीट एंड बार्ली का एविडेंस मिला था। गुफ कराल से एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का। क्लियर? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें, कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दमदमा यूपी में ही है, आदमगढ़ एमपी में। तो दमदमा से क्या मिला है? 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव। 3 ह्यूमन स्केलेटन, जैसे कि मान लो 3 व्यक्ति हैं और एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। तो ये तीनों स्केलेटन जो मिले हैं कहाँ पे मिले हैं? दमदमा में। ये कौन सा लोकेशन है? दमदमा। कहाँ पे है ये? यूपी में ही है दमदमा, राइट। आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में। आदमगढ़ में आपको मैंने ऊपर ही बताया कि एनिमल हस्बेंड्री का मिला है मेसोलिथिक पीरियड में, लास्ट फेज था मेसोलिथिक पीरियड का। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, आपको पता है। तो मेहरगढ़ से हमें क्या मिला? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ। सेटल लाइफ का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। एंड रिमेन्स आर फाउंड फ्रॉम सम स्टोन एज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे मतलब मेहरगढ़ से आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं स्टोन एज के। इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आप जाओगे तो वहाँ पे भी मेहरगढ़ से बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिलते हैं। हथनौरा जो है वहाँ से आपको क्या मिला है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नर्मदापुर, होशंगाबाद। भीमबेटका से तो तीनों पीरियड में मिला है, मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, तीनों पीरियड में यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं। पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा याद रखना कि भीमबेटका पेंटिंग्स, केव्स में, भीमबेटका केव्स में पेंटिंग्स बहुत सारे बनाए गए हैं, तो वो सब एविडेंसेस हैं। डिस्कवरी ऑफ बुरजाहोम, बुरजाहोम की डिस्कवरी किसने करी थी? डी टेरा एंड पैटरसन ने। मेसोलिथिक का डिस्कवरी तो नहीं, मेसोलिथिक में क्या एविडेंस मिला था? स्केलेटन इन इंडिया मिला था। हमने ये पढ़ लिया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और हिस्ट्री पीरियड। इसमें हमने पढ़ा स्टोन, इसमें हमने पढ़ा इंडस वैली के बारे में होगा, और हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वैदिक पीरियड आ जाएगा, ठीक है। जब हम कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो जो बोन मेड मदर गॉडेस का स्टैचू है, मतलब बोन से बना हुआ है, ये आपको लोहंदा नाला रीजन, बेलान वैली, यूपी से मिला है। ओके, लोहंदा नाला रीजन, बेलान वैली, यूपी से मिला है। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैज़ बिन आइडेंटिफाइड बाय बरियल प्लेस ऑफ डेड, ठीक है। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट जो है वहाँ पे क्या था? मेगालिथिक में, मेगालिथिक और मेसोलिथिक दो अलग चीज़ है। मेसोलिथिक इज़ अ पीरियड स्टोन एज का, और मेगालिथिक जो होता था जहाँ पे किसी को दफनाया जाता था, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स लगा करके उसको मार्क कर दिया जाता था, ठीक है। तो वो मेगालिथिक हो जाता है। मेसोलिथिक एक पीरियड है। नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड इज सिचुएटेड एट भोपाल एंड ऑकर कलर पॉटरी जो होता था वॉज नेम्ड एट हस्तिनापुर। उनका नाम कहाँ दिया गया? हस्तिनापुर में। सम मोर फैक्ट्स,
मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड वाज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेड कल्चर, क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक में ब्लेड बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। 14 ह्यूमन स्केलेटन को एक जगह कहाँ पे पाया गया? लंगनाज गुजरात में, लंगनाज गुजरात में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया वाज ऑब्टेन इस पीरियड में। इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं याद रहेगा तो लेट इट बी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टाइम पीरियड में राइस जो है वो लाहुरा देव से मिला था, बट जब ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस की बात करते हैं तो कब? 9000 BC से 7000 BC के बीच में, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ व्हीट 7000 BC में मिला था आपको कहाँ पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेहरगढ़ में। राइस की बात करेंगे लाहुरा देव, राइस की बात करेंगे तो क्या याद रखना है? लाहुरा देव। और जब व्हीट की बात करूँगी तो मेहरगढ़, ठीक है। लाहुरा देव यूपी में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। आफ्टर लाहुरा देव द सेकेंड एंशियंट इंडियन नियोलिथिक साइट विद एविडेंस ऑफ राइस। तो लाहुरा देव के बाद अगर सेकेंड कोई प्लेस पूछे तो वो होगा कोल्डेवा, जहाँ से राइस के एविडेंसेस मिले हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉर्न हैज़ बिन फाउंड एट मेक्सिको इन द वर्ल्ड। एंड मीनिंग, गुफ कराल का मतलब क्या होता है? पॉटर्स केव, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जिससे कुछ एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया किसको अपॉइंट किया गया था? फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर इन इंडिया, तो वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। तो 1861 में इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर इन इंडिया, और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर कनिंगम। 1863 में स्टोन एज सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो गया था। 1871 में डिपार्टमेंट बना दिया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके गवर्नमेंट के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन जब आते हैं तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड नेम क्या कर दिया गया उसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम पड़ गया। और सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे इसके, वो थे जॉन मार्शल। क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल, ठीक है, याद रहेगा। 1901 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाहुरा देव और मेहरगढ़ में जब भी क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाहुरा देव से हमें राइस का एविडेंस मिला था, मेहरगढ़ से हमें व्हीट का एविडेंस मिला था, ये हमें 9000 BC में मिला था, ये हमें 7000 BC में मिला था। क्लियर? नाउ मूविंग टू चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड की जब बात करते हैं चालकोलिथिक कल्चर की, तो सबसे मतलब चालको का मतलब क्या होता है? कॉपर। चालको का मतलब ही क्या होता है? कॉपर का यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो इसको हम लोकेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि देखो एक्सपेंशन हुआ है मेजर चालकोलिथिक सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे थे। तो साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, है ना, और वेस्टर्न महाराष्ट्र भी, और ईस्टर्न इंडिया में भी है, और कुछ अदर प्लेसेस में भी हैं जैसे कि बिहार एंड यूपी में। तो हम लोकेशंस के हिसाब से देख रहे हैं चालकोलिथिक पीरियड का एक्सपेंशन कहाँ कहाँ था। जब साउथ ईस्ट राजस्थान की बात करते हैं, भाई मेरा डायग्राम तो माशाल्लाह है, लेकिन कुछ भी हो, यहाँ वाला एरिया है ना राजस्थान का, तो साउथ ईस्ट जो राजस्थान है, मतलब ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपको बनास कल्चर देखने को मिल रहा है। बानस कल्चर नोमेनक्लेचर में ड्यू टू लोकेशन ऑफ बनास वैली, यहाँ पे बनास वैली है इसलिए। यहाँ पे क्या क्या आपको मिला है? तो आहार, बागोर, एंशियंट नेम ऑफ ताम्बावती, मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पॉर्टेंट है। बलाथल ओजियाना, एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एक बार बस गो थ्रू करो, एकदम याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है। गिलुंड याद रख सकते हो, यहाँ पे एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है हमें गिलुंड से, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग मेड ऑफ मड भी मिला है हमें, बेक्ड ब्रिक एट सम प्लेसेस भी मिले हैं, एंड पीसेज ऑफ कॉपर हैव बीन फाउंड, ठीक है। ठीक है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मालवा, कायथा, ईरान एंड नब्दा टोली, लोकेशन याद रखना है चालकोलिथिक पीरियड में। मालवा, कायथा, ईरान, नब्दा टोली। जब मालवा की बात करते हैं तो यहाँ से आपको स्पिनिंग व्हील और स्पिंडल्स मिलेंगे। कायथा की बात करेंगे तो फोर्टिफाइड कॉलोनीज़ मिलेंगी, यहाँ पे एक 28 बेंगल का एविडेंस भी मिला है। ईरान में तो आपको फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स मिलेंगे। और नब्दा टोली में जब आप जाओगे तो यहाँ इसको एक्सकेवेशन किसने किया था? HD संकालिया जी ने। किसने? HD संकालिया। तो
इस टाइम पे आपको एविडेंस ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर हाउस मिलेंगे, इसका स्क्वायर हाउस एंड सर्कुलर हाउस मिलेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको लोकेशन याद होना चाहिए चालकोलिथिक पीरियड का कि बानास कल्चर जो था वो साउथ ईस्ट राजस्थान में था, मध्य प्रदेश के एरिया में जैसे मालवा, कायथा, ईरान एंड नवदा टोली वाला एरिया याद रखना है। और फिर आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र में अहमदनगर याद रखना है। अहमदनगर में आपको जॉर्वे कल्चर मिलता है। कैसा कल्चर मिलता है? जॉर्वे कल्चर, ठीक है। और नेवासा भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जॉर्वे, नेवासा, दाइमाबाद, ये सब महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है ये जॉर्वे कल्चर, नेवासा एंड दाइमाबाद। नेवासा से जूट मिला है और दाइमाबाद से बिगेस्ट अमॉन्ग द नोन 200 जॉर्वे साइट। अगर 200 जॉर्वे साइट है तो सबसे बड़ा है कौन सा? दाइमाबाद। ऑल द चालकोलिथिक साइट्स ऑफ दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर फ्रॉम जॉर्वे कल्चर। ओके, पुणे में भी है कुछ, मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न इंडिया में पांडु राजा दिब्बी एंड महिषदल, नॉट इम्पॉर्टेंट। अदर प्लेसेस बिहार में इम्पॉर्टेंट है, नियोलिथिक पीरियड का यहाँ पे चिरान सिवान में है, यहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सेनुवर, सोनपुर और ताराडी, ये सारे लोकेशंस आपको याद होने चाहिए। ये नियोलिथिक पीरियड का भी है प्लस चालकोलिथिक पीरियड का भी एविडेंस यहाँ पे मिला है। ईस्टर्न यूपी का खेराडी एंड नारहान। अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे? अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस INC में क्यों लिख रही हूँ? मॉडर्न हिस्ट्री का अभी तक चल रहा है मेरे दिमाग में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि मैंने जब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करवाया था तो ये कौन सी हिस्ट्री में आ रहा था? प्रोटो हिस्ट्री में आ रहा था। येस, यहाँ पे रिटन एविडेंस अवेलेबल है। येस, अवेलेबल है रिटन एविडेंस। क्या हम उस रिटन एविडेंसेस को अभी तक पढ़ पाए हैं? नहीं पढ़ पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए उस रिटन एविडेंसेस को। तो हम अब पढ़ेंगे। जॉन मार्शल जी को अपॉइंट किया गया था 1901 में एज अ सर्वेयर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इनको अपॉइंट किया गया था, ये आपको पता है। अगर हम बात करें कि इस टाइम पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला साइट जो मिला था। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द ट्विन कैपिटल्स ऑफ वास्ट एम्पायर। अगर IVC में कोई 2 इंपॉर्टेंट सबसे साइट पूछा जाए तो पहला साइट हो जाएगा हड़प्पा एंड दूसरा हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। इस सिविलाइजेशन को फर्स्ट पर्सन टू नेम, नाम किसने दिया था इंडस सिविलाइजेशन? तो जॉन मार्शल जी ने दिया था। 2300 से 1700 टाइम पीरियड कहा जाता है कि 2300 BC से लेकर के 1700 BC तक ये सिविलाइजेशन रहा है। मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी डेट होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता सकते। तो एक जनरल आइडिया है कि 2300 BC से लेकर 1700 BC तक एक्सेप्ट किया गया IVC का टाइम पीरियड, और वो भी कार्बन 14 के द्वारा हम पता करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग करके। द टाइम ऑफ कल्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन 2300 से 1900। इंडस सिविलाइजेशन वॉज कंटेम्प्रेरी टू मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किसका कंटेम्प्रेरी है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन के। जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है IVC। उस टाइम पे तो डिवीज़न नहीं था ना। तो पाकिस्तान का कौन कौन सा एरिया है जहाँ से मिले एविडेंस? बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध। और इंडिया की बात करें तो पंजाब में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट UP, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र है ना, इवन बिहार वगैरह में भी है। नहीं, बिहार में तो चिरांड तो नियोलिथिक का था, नॉट IVC, सॉरी। फिर अब हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे चारों पॉइंट कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। जब हम नॉर्दर्न मोस्ट की बात करते हैं तो वो है मांडा। जब हम साउदर्न मोस्ट की बात करते हैं तो दाइमाबाद महाराष्ट्र। जब ईस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो आलमगीरपुर UP। और जब वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो सुत्का गेंदौर, ठीक है, याद रहेगा। वापस से रिपीट कर लूँ, नॉर्दर्न मोस्ट मांडा, साउदर्न मोस्ट दाइमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट सुत्का गेंदौर, ठीक है। और बहुत कचरा हो जाता है यार जब मैं पढ़ाती हूँ तो। जब हम कुछ साइट की बात करते हैं और उसको एक्सकेवेट, इसमें से कुछ भी याद रहेगा, मतलब 3 भी याद रहते हैं तो आप मैच द फॉलोइंग अगर आता है तो आप आराम से बना लोगे, या फिर चूज़ द करेक्ट वन, एलिमिनेट इनकरेक्ट वन जब चूज़ करने के बाद आता तो आप कर लोगे। तो हड़प्पा को तो सबको याद रहता है कि दयाराम साहनी ने 21 में किया था।
हाँ, और फिर मोहनजोदारो का भी याद रहता है राखल दास बनर्जी, अगले साल ही करते हैं 22 में। फिर चानूदारो का जो एनजी मजुमदार, चानूदारो किसने ढूंढा था? एनजी मजुमदार ने। लोथल एसआर राव ने, ठीक है। कालीबंगन अमालानंदा घोष ने। बानावली आरएस बिष्ट। अगर मैं सच बताऊँ मुझे कौन सा याद है तो मुझे हड़प्पा का दयाराम सहनी याद रहता है, मोहनजोदारो का राखल दास बनर्जी, और लोथल का एसआर राव याद रखती हूँ मैं। देन मैं याद रखती हूँ एक धोलावीरा का जेपी जोशी। बस मुझे यही 4 याद रहते हैं। आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो अगर आपसे होता है तो, मैं इस चारों को याद रखती हूँ, मेरे से एलिमिनेट हो जाता है। हड़प्पा दयाराम सहनी, मोहनजोदारो राखल दास बनर्जी, लोथल एसआर राव, धौलावीरा जेपी जोशी। आरएस बिष्ट भी याद रहता है, बनावली का याद कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मुझे कुछ याद रहता नहीं है इतना। हड़प्पा की अगर बात करें तो एविडेंसेस जो है कॉन्च ऑक्स मिले हैं, पार्ट्रेट ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, सर्कुलर प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय ब्रिक्स, मजूलियम R37 cemetery, remnants of wheat and barley grains, brass land barrow, portrait of fisherman on pot, ठीक है। 2 माउंट्स का कहाँ पे मिला है? एक ईस्टर्न माउंट और एक वेस्टर्न माउंट, सिटी माउंट, फोर्ट माउंट। तो ये सब बस साइट के कुछ एविडेंसेस है जो हमें मिले हैं। मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान में, ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर करंटली। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ पे हमें हर लोकेशन के बारे में, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो पता होना चाहिए। जैसे मोहनजोदारो, चानूदारो से क्या क्या मिला है, कालीबंगन से क्या क्या मिला है, हमें लोथल पे क्या क्या मिला है, हमें धौलावीरा से क्या क्या याद आना चाहिए, हमें सुरकोटदा से क्या याद आना चाहिए, रोपड़ से क्या याद आना चाहिए, दाइमाबाद से क्या याद आना चाहिए, बानावली से क्या याद आना चाहिए। तो इतना ज़्यादा क्रिस्प मैनर में और कहीं आपको नहीं मिलेगा, तो इसे ही मैंने प्रेफर किया पढ़ाने के लिए। बेस्ट है ये, यहीं से हम सारा जो फैक्ट्स होता है वो हम रिकॉल कर लेंगे। अभी लास्ट मोमेंट पे तो फैक्ट रिकॉल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिलता है। लिटरल मीनिंग इन सिंधी लैंग्वेज, अगर मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग कोई ढूंढे तो क्या है? माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। अगर हम यहाँ पे एविडेंसेस देखें तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलता है ग्रेट बाथ, मिलता है ना जी। ग्रेट बाथ कहाँ पे है? मोहनजोदारो में। मोस्ट रिमार्केबल मॉन्यूमेंट यहाँ से मिलते हैं आपको। वर्ल्ड अमेजिंग कंस्ट्रक्शंस, जॉन मार्शल ने कहा था इसके बारे में। बहुत सारे सील्स मिलते हैं आपको। ह्यूज ग्रेनेडी, ये याद रखना है, एक ये रखना है कि ग्रेनेडी सबसे बड़ा ह्यूज कहाँ पे मिला है? मोहनजोदारो में। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, मार्क डबल स्टार करो, ये यहीं से मिला है, मोहनजोदारो से, है ना। पुजारी योगी स्टैचू कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। पशुपति की स्टैचू जो है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से, पशुपति से। और हॉर्स के टिथ, मतलब हॉर्स के एविडेंसेस जो है ना यूपीएससी और बीपीएससी दोनों कोई कंसिडर नहीं करता कि हॉर्स का कोई एविडेंस आईबीसी में मिला है। क्लोथ्स ऑन वेट सॉइल, ये सब इतना याद नहीं। कॉटन क्लोथ्स यहाँ से मिले हैं, तो ये याद रखना है मोहनजोदारो से। एलिफेंट्स क्रैनियल सेक्शन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको एक बार और रिकॉल करा दूँ, यहाँ से आपको ग्रेट बाथ याद आना चाहिए, ग्रेट ग्रैनडी याद आना चाहिए, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के स्टैचू याद आनी चाहिए, पुजारी योगी का स्टैचू याद आना चाहिए, पशुपति सील याद आना चाहिए, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स याद आने चाहिए, दैट्स इट। चानूदारो की बात करते हैं तो यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज हुआ करते थे, बीड मेकिंग करते थे ये लोग, मतलब जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ना वो बनाए जाते थे चानूदारो में, ठीक है। टॉय, लिपस्टिक, कर्व्ड ब्रिक्स, है ना। डॉग के पाँव के मार्क, डॉग्स पाँव मार्क भी वो वहाँ पे चेज कर रहा है किसे? कैट को, तो ये वाला एविडेंस। और डॉग चेजिंग कैट का कहाँ पे मिला है? चानूदारो में। टॉयज़ मिले हैं, टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं यहाँ पे, लिपस्टिक मिले हैं, है ना। कार्नेलियल बीड मेकिंग फैक्ट्रीज कहाँ पे? चानूदारो में, ठीक है। अब बता, अभी मैंने आपको बताया कि मोहनजोदारो का जो खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन में आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कौन से लोकेशन में, ये राजस्थान में है ना कालीबंगन। यस, यहाँ पे बैंगल्स वगैरह बनाए जाते थे। तो यहाँ से आपको रॉ बेक्ड ब्रिक दोनों मिलेगा, ओके। ब्रिक्स के एविडेंसेस कालीबंगन से। प्लग्ड फील्ड, ये बार बार पूछा जाता है कि प्लग्ड फील्ड कहाँ देखा गया है? तो प्लग्ड फील्ड देखा गया आपको कालीबंगन में, ओके। अगर हम बात करें अर्थक्वेक एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। फायर पीट, मतलब कि जो हवन कुंड होता था वो यहाँ पे मिला है, फायर पीट भी। 7 फायर पीट्स
इन अ लाइन, एक लाइन से मतलब हवन कुंड मिले हैं 7। ओके, ओके। स्टियलाइट एंड क्ले सील्स यहाँ से मिले हैं, पीसेज ऑफ पॉटरी मिले हैं। लोथल की बात करते हैं तो ये लोथल पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये पोर्ट था, आईवीसी का पोर्ट लोथल में था। ठीक है, मेन फीचर इसका यही है कि डॉकयार्ड था यहाँ पे। कुछ एविडेंसेस देखते हैं, जैसे कि पर्शियन करेंसी, सॉलिड पेंटेड पॉट्स, पैडी, राइस, बाजरा, पर्शियन सिल। ठीक है, ये सब याद रखना है। और एक कपल को साथ में बड़ी किया गया था, कहाँ पे? लोथल में। और ये है कहाँ पे? भोगवा रिवर के किनारे है। लोथल कौन से रिवर के किनारे है? लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। याद रहेगा भोगवा रिवर, आई होप सो। और आपको पता है मोहनजोदारो जो था वो इंडस रिवर के किनारे है, और कालीबंगन जो है वो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमान नगर में है, और चानूदारो का तो बताना कमेंट्स में, आई थिंक काका रिवर के किनारे। धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा जो है द ओनली सिटी विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अदर जो सिटीज हुआ करते थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करते थे, अब एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज वाटर रिजर्वॉयर पाया गया। कहाँ पे? धौलावीरा में। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता था। यहाँ पे लार्जर साइज इंस्क्रिप्शन मिले हैं विथ 10 मार्क्स इन हरप्पन स्क्रिप्ट। तो हरप्पन स्क्रिप्ट का जो 10 सिंबल मिला है वो कहाँ से मिला आपको? धौलावीरा से। 3 पार्ट में डिवाइड, तो सिटी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फोर्ट, सेंट्रल सिटी एंड लोअर टाउन में। वाटर रिजर्वर कहाँ मिला? धौलावीरा में। वाटर मैनेजमेंट कहाँ का अच्छा था? धौलावीरा का। अब हम आ जाते हैं सुरकोटदा में। सुरकोटदा जो है वो सिटी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी, एक तो हैबिटेशन एरिया था, एक फोर्टिफाइड एरिया था। ठीक है, यहाँ पे पॉट बरियल्स मिले हैं। हॉर्स के बोन्स अगर कहीं पे मिले हैं तो वो सुरकोटदा में मिला है, और ये है कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। रोपर की बात करते हैं। रोपर को रूपनगर मॉडर्न टाइम में कहा जाता है। यहाँ पे शर्ट्स, वेट्स वगैरह मिले हैं। कॉपर एरो टिप्स एंड एक्स मिले हैं। पॉटरी, रेजर, ये सब मिला है। डोमेस्टिकेटेड डॉग्स बरियल विद मैन, मतलब इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया है साथ में, क्योंकि वो हो सकता है उसका बहुत प्यारा डॉग रहा हो, उसका पेट रहा हो, तो इसलिए उसको साथ में दफनाया गया है रोपर में। लोकेशन कहाँ पे? रोपर पंजाब में है। कौन से रिवर के किनारे? सतलुज रिवर के किनारे। याद रहेगा? यस। दाइमाबाद की बात करते हैं, साउदर्न मोस्ट है साइट, ये तो पता है आपको। और यहाँ पे मैन ड्राइविंग अ चैरियट मिला है। बुल एंड राइनो का फिगर मिला है। इंडस स्क्रिप्ट का सील भी मिला है। पॉट, सॉसर, कप वगैरह भी मिले हैं। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है दाइमाबाद, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवरा रिवर। कौन से रिवर पे है? प्रवरा रिवर। रिवर का नाम याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं कि कौन से रिवर पे कौन सा लोकेशन सिचुएटेड है आईवीसी में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो बालाकोट में हमें बैंगल्स मेड अप ऑफ शेल मिले हैं। मांडा में ब्रॉन्ज मेड स्क्रू पिन मिला है। रंगपुर में राइस ब्रांड मिला है। लोथल में आपको 2 व्हील्स ऑफ सर्कुलर मिल मिला है। कालीबंग में आपको कॉपर स्टैचू मिले हैं। वुमेंस का वुम जो है उससे प्लांट ग्रो कर रहा है, ऐसा पिक्चर कहाँ पे मिला है? हरप्पा से। और रेमिनेंट्स ऑफ क्ले बैंगल्स सुतका गेंदौर से, मोहनजोदारो से, जॉइंट एनिमल स्कल्पचर। ठीक है, जिसमें बॉडी शिप का होता है और हेड एलिफेंट का है, ऐसा। बानावली की बात करते हैं तो बानावली कहाँ पे है? हरियाणा में है बानावली, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। 3 लेवल ऑफ इंडस कल्चर, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। ठीक है, यहाँ पे पाए गए हैं। क्रिश क्रॉस रोड्स डिवाइडिंग सिटी इनटू ग्रिड पैटर्न, तो सिटी जो था हमेशा ग्रिड पैटर्न पे था। ये कहाँ से? बानावली से हमें देखने को मिला है। लापिस लाजुली एंड कार्नेलियल बीड्स यहाँ पे बनाए जाते थे। प्लग शेप टॉयज, प्लग्ड फील्ड आपको कालीबंगल से मिलता है, लेकिन प्लग शेप टॉयज कहाँ से मिलते हैं? बानावली से। कॉपर एरो टिप और सिल्स एंड वेट्स यहाँ से मिले हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो इंडस इनहैबिटेंट स्टार्टेड द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन किसे शुरू किया था? इंडस लोगों ने, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने। इंडस सिविलाइजेशन एक मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन था। और क्यों अर्बन था? क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न था ना, मतलब ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स से घर बनाया जाता था। दूसरा कि यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था, मॉडर्न तरीके का था।
ठीक है। बार्टर सिस्टम जो था वो यूज़ किया जाता था, कॉइन्स उतने सर्कुलेशन में नहीं थे। वेट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो थे वो क्यूबिकल और बाइनरी का यूज करते थे वो लोग। मेलूहा आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सिंध रीजन, ये सब याद रहेगा। प्लस ज़्यादातर सील जो थे वो स्टीयरटाइट के बने हुए थे। वन हॉर्न बुल का जो सील बहुत ज़्यादा मिला है यहाँ पे, बुल विथ हम्प। और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स ऑफ दिस पीरियड वाज डाइस। एक्सकवेशन फ्रॉम मोहनजोदारो, तो पशुपति सील मिला है, ये तो मैंने बताया था आपको, जिसके लेफ्ट में कौन कौन है, राइनोसोरस बुफेलो, और राइट में टाइगर एंड एलिफेंट। 2 डियर भी मिले हैं। टोटल 6 एनिमल ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। लैक ऑफ नॉलेज, आयरन का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आयरन की खोज तो आपको 1000 BC में किया गया था। नॉलेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज था, हाँ था इनके पास, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज सबका नॉलेज था। ब्रॉन्ज स्टैचू भी बनाया था उन्होंने डांसिंग गर्ल का। यूज ऑफ हैंड ड्रिवन स्पिनिंग, यस। आइडल वर्शिपिंग करते थे, तो उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे अभी है। वहाँ पे नेचर वर्शिप किया जाता था, जैसे पीपल के ट्री, मदर गॉडेस। लैक ऑफ एविडेंस रिमेन्स ऑफ, ठीक है, तो वहाँ पे एविडेंसेस की कुछ कमी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम यहाँ पे तो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे ही डिसाइड कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस तो हमें मतलब है, उसको डिसाइफर तो कर नहीं पाए हैं। अब हम पहुँच चुके हैं वैदिक पीरियड में। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में आपको पता है कि वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज। एंड वैदिक पीरियड जो है वो एक रूरल सिविलाइजेशन कहा जाता है वैदिक पीरियड को, जिसमें मेन सोर्स ऑफ जो वेद का है वो आर्यन हिस्ट्री से हमें मिलता है। मेन सोर्स ऑफ आर्यन हिस्ट्री हमें कहाँ से मिलता है, वेद से। वैदिक लिटरेचर जो है एट्रीब्यूटेड मोस्टली टू आर्यंस, ठीक है। तो आर्यंस का आना और वैदिक पीरियड स्टार्ट होना एक साथ हुआ था। वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एक ऋग वैदिक पीरियड और एक पोस्ट वैदिक पीरियड। सबसे पहले क्या कंपोज हुआ था, तो ऋग वैदिक पीरियड में हमको ऋग्वेद कंपोज होता सबसे पहले, उसके बाद जो लेटर 3 वेद आज हैं वो बाद में कंपाइल हुए थे। तो ये 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है। एंड लेटर वैदिक जो 1000 से 600 BC में माना जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो कहाँ से आए थे, ओरिजिनल हैबिटेंट कहाँ के थे। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि नॉर्थ पोल से आए थे, तो ये याद रखना है, बाकी आप छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो 4 वेद तो हैं ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सबसे पहले कौन सा कंपोज हुआ था, ऋग्वेद। बाकी जो 3 वेद हैं तो ये बाद में कंपोज हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। 4 पार्ट्स की बात करते हैं। वेदा को समझने के लिए और कुछ चीज़ें साथ में बनाई गई, जैसे कि संहिता, ब्राह्मणा, अरण्य एंड उपनिषद। क्यों बनाया गया, ताकि हम वेदों को ढंग से समझ पाएँ। जब हम बात करते हैं ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वैदिक लिटरेचर का, करेक्ट। कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स है इसमें, क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स। टोटल कितने मंडल है इसमें, 10 मंडल है। और 10 मंडल में से जो आई थिंक 2nd और 10th मंडल है, 7 मंडल जो है वो पहले बनाया गया था, कुछ 2 मंडल जो है वो बाद में ऐड किए गए थे। आई थिंक 2nd एंड 10th जो है वो बाद में ऐड किए गए थे। तो 1028 हाइम्स है यहाँ पे एंड 10,552 वर्सेस 1028 सूक्त। तो ये इतना तो याद नहीं रहेगा, बट हम लोग इतना मेजर याद रख लो कि ये सबसे पहले कंपोज हुआ था। हाइम्स एंड प्रेयर्स है इसमें, टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, इतना याद रखो। और अगर इसमें सबसे पहले द मेंशन ऑफ वर्णा सिस्टम का जो बात किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, और गोत्र और शूद्र की बात भी इसमें की गई है। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र जी के द्वारा कंपोज किया गया है, वो ऋग्वेद में ही कहा गया है ऐसा। और यहाँ पे 9th मंडला जो है वो सोम मंडला कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सोम मंडला। कौन से मंडला को सोम मंडला कहते हैं, 9th को, ठीक है। सोमा जो ड्रिंक होता था उसको डेडिकेटेड है ये सोमा ड्रिंक। पुरोहित को होता कहते थे, और ब्राह्मण को, अगर हम बात करें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तो एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और एक कौशितकी, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है और कौशितकी भी
ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। इसको होत्री ने मतलब कि स्पेल किया था, इसलिए होता लिखा हुआ है यहाँ पे। पुरुष सूक्त की बात करें तो 10th मंडला में पुरुष सूक्त की बात की गई है, ठीक है। जब भी हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो हाइम्स एंड रिचुअलिस्टिक फार्मूला, जितने भी रिचुअल्स क्या क्या करने होते हैं वो यजुर्वेद में दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों फॉर्म में है, प्रोज और वर्स दोनों फॉर्म में है ये। इसके कुछ ब्रांचेज हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। पहला है आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा क्या है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो प्रोज एंड वर्स दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद जो है सिर्फ वर्स के फॉर्म में है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ईशोपनिषद, ठीक है। स्पिरिचुअल थिंकिंग के बारे में इसमें दिया गया है। ब्राह्मण, इसमें कौन कौन से 2 ब्राह्मण हैं यजुर्वेद के, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऋग्वेद में मैंने 2 ब्राह्मण बताया था, एक ऐत्रेय एक कौशितकी। इसमें मैंने 2 ब्राह्मण बता रही हूँ यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तिरीय ब्राह्मण, जिसमें शतपथ ब्राह्मण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो और जो उन्होंने रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए थे उनका नाम क्या है, अध्वर्यु, ठीक है। तो ऋग्वेद से आपको याद रहना चाहिए कौन, होत्री। ऋग्वेद से होत्री, और यजुर्वेद से आपको क्या याद होना चाहिए, यजुर्वेद से आपको याद होना चाहिए अध्वर्यु, ओके। फिर हम चलते हैं सामवेद की तरफ। सामवेद में आपको पता है म्यूज़िक वगैरह के बारे में दिया गया है, ठीक है। समा का मतलब ही म्यूज़िक होता है। और इसमें कलेक्शन ऑफ मंत्राज ओकेजन, यज्ञ, जो यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे उस टाइम पे जो मंत्रा बोले जाएंगे वो किस में दिया हुआ है, सामवेद में दिया हुआ है। इसको किसने मतलब गाया है इस मंत्रों को, तो उद्गता, क्या नाम है उनका, उद्गता, होत्री अध्वर्यु उद्गता, याद रहेगा। और इसके मेजर ब्रांचेस कौन से हैं, तो कौठुमा, रामायणिया, जैमिन्या, ठीक है। और ब्राह्मण इसका है तांड्य और पंचविंसा ब्राह्मण। पंचविंसा ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपको 2 ब्राह्मण बताए थे, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, और इसमें मैंने बताया शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से, और पंचविंसा ब्राह्मण सामवेद से। अब अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में ऐड किया गया था, कुछ लोग तो इसे वेद कंसीडर भी नहीं करते हैं। इसमें आपको मैजिक, सेक्रीफाइस, स्पेल्स वगैरह के बारे में दिया गया है। फिर इसके 2 ब्रांचेस जरूरी नहीं है याद रखना, हम इसमें क्या याद रख सकते हैं, सभा एंड समिति, प्रजापति की 2 डॉटर थी, ये इसी में दिया गया है, किसमें, अथर्ववेद में, ठीक है। और इसके एक ही ब्राह्मण है, इसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। क्या नाम है, गोपथ ब्राह्मण। तो सारे का ब्राह्मण याद होना चाहिए, और किसने उसको रिसाइट किया था ये याद होना चाहिए। तो इसे होत्री ने रिसाइट किया था ऋग्वेद को, इसे अध्वर्यु ने रिसाइट किया था, इसे उद्गता ने रिसाइट किया था। और ब्राह्मण की बात कर ले तो इसमें आपको ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण याद आता है, ऐत्रेय ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद से आपको कौन सा ब्राह्मण याद आता है, शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद से आपको याद आता है कौन सा, पंचविंसा ब्राह्मण। और अथर्ववेद से आपको गोपथ ब्राह्मण याद आना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट, जब मैंने बोला था कि शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद का टेक्स्ट है इसमें। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कि पुरुरवा और उर्वशी का स्टोरी दिया गया है, फ्लडिंग स्टोरी दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ री इनकारनेशन दिया हुआ है, कुरु पांचाल के बारे में दिया हुआ है, राजसूय यज्ञ के बारे में दिया हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। कृष्ण अयास आयरन को कहते थे, कृष्ण अयास किसको कहते थे, आयरन को। कुशीद किसको कहते थे, डेब्ट, कर्ज जो लेते थे उसको कुशीद कहते थे। जो देता था कर्ज उसे कुशीदीन कहते थे, देना कुशीदीन, ठीक है। कारपेंटर को क्या कहते थे, तक्षा, कारपेंटर को कहते थे तक्षा। और इंटरेस्ट असर्पर्स को क्या कहते थे, वेकनट। और स्पाई को क्या कहते थे, स्पश, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं दसर्ग वॉर की, तो 10 राजना वॉर जो था वो 7th मंडला ऑफ ऋग्वेद में दिया हुआ है। 10 राजना वॉर किस में दिया हुआ है, 7th मंडला में दिया हुआ है। आर्यन एंड नॉन आर्यन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच साइड, तो एक तरफ आर्यंस थे और एक तरफ नॉन आर्यंस थे इस युद्ध में, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था 10 राजन युद्ध, पुरुषनी रवि,
मतलब पुरुषनी रिवर का किस नदी का नाम था? रावी रिवर का नाम था। उसी के किनारे क्या होता है? दसराजन युद्ध होता है। इसमें एक तरफ किंग सुदास थे त्रित्सु डायनेस्टी के, और एक तरफ थे एसोसिएशन ऑफ 10 किंग, ठीक है। और इसमें फाइनली जीत हो जाता है सुदास का, और पृष्ठ वशिष्ठ इस टाइम पे दिया गया है दसराजन, और के पृष्ठ कौन थे? वशिष्ठ। उसके बाद आपको याद रखना है, मेजर रिवर की बात कर लेते हैं तो सरस्वती जो है ऋग्वेद में मोस्ट सीक्रेट रिवर है। कौन सा रिवर? सरस्वती रिवर। और कुछ अदर नेम्स, जैसे इसका नाम दिया गया है नदीतमा, देवीतमा, मातृतमा, तो ये सब किसका नाम है? ये सब सरस्वती रिवर का ही नाम है, नदीतमा, देवीतमा एंड मातृतमा। सिंधु को मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, और इसका अदर नाम क्या है? हिरण्य और परावत लार्ज वाटर बॉडी को कहते थे, परावत। उपनिषद की बात कर लेते हैं तो उपनिषद का मतलब ही होता है कि ये फिलॉसफी है। इसमें क्या है? फिलॉसफी। अ डिसाइपल सिटिंग नियर टू टीचर एंड अटेनिंग द नॉलेज, ठीक है। उपनिषद की बात करते हैं तो कुछ उपनिषद के नाम जैसे आपको याद होना चाहिए, जैसे कि जबाल उपनिषद का नाम याद होना चाहिए, जिसमें 4 आश्रम के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। मतलब 1 से 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ एंड संन्यास। उसके बाद मुंडको उपनिषद की बात करते हैं तो वहाँ से हमने सत्यमेव जयते लिया है, जो हमारे एम्बलम है के नीचे लिखा रहता है। कठोपनिषद से यम और नचिकेता की स्टोरी याद होनी चाहिए। किसमें दिया हुआ है? कठोपनिषद में। आप बताना महाउपनिषद से रिसेंटली कौन सा लाइन चूज़ किया गया है महाउपनिषद से? इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं तो ग्रामणी किसे कहते थे? विलेज के हेड को ग्रामणी। विशपति, जो क्लैन होता था ना, जिसको विश ही कहते थे, उसका हेड कौन होता था? विशपति। उपाध्याय, टीचर टीचिंग वेदा फॉर सस्टेनेंस, उपाध्याय कहते थे उन्हें। सभा और समिति, जिसको अथर्ववेद में कहा गया है कि ये किसकी बेटी थी? प्रजापति की। तो यहाँ पे क्या होता था? ये इंस्टीट्यूशन था एलीट और एज्ड लोगों का, सभा और समिति लगाई जाती थी, असेंबली था एक तरीके से। एकरथ, सुप्रीम लीडर। यमा, गॉड ऑफ डेड, ठीक है। पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ कहा जाता था। बिजनेस जो था वो बार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट था। नेक्स्ट, इस टाइम पे कुछ ऋग्वैदिक टाइम पे कुछ गॉड जो इम्पोर्टेंट गॉड थे, जैसे कि सोमा के बारे में 9th मंडला में दिया हुआ है। अग्नि बहुत इम्पॉर्टेंट देवता में से माने जाते थे, बृहस्पति एंड पृथ्वी, ठीक है। 200 हाइम्स जो है डिवोटेड है किसको? अग्नि को। 9th मंडला में किसके बारे में बात की गई है? सोमरस की बात की गई है। गॉड ऑफ स्काई, तो जो स्काई पे एक होते थे गॉड ऑफ अर्थ, तो ये देख लिया। गॉड ऑफ स्काई में देख लेते हैं वरुणा और पुशान। तो वरुणा की बात करूँ तो ये द गॉड ऑफ सी थे, है ना, और रेगुलेटर ऑफ रिट्स, हेड ऑफ मॉरल ऑर्डर एंड ऋतस्य गोपा। और जब पुशान की बात करते हैं तो ये गॉड ऑफ प्लांट्स एंड मेडिसिन थे, गोड्स यूज टू पुल हिज चैरियट, ओके। जब हम बात करते हैं गॉड ऑफ स्पेस की तो इसमें इंद्र याद होना चाहिए और रुद्र। इंद्र जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी थे, पुरंदर इनको कहा जाता था। इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट एंड लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। और लगभग 250 हाइम्स जो है ऋग्वेद में ये इनको डेडिकेटेड है इंद्र को। क्लियर? ये सब वेदांग, वेदत्रयी, संहिता। वेदत्रयी किसे कहा जाता है? 3 वेदों को। अथर्ववेद बाद में ऐड किया गया था तो उसको ऐड नहीं किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को साथ में वेदत्रयी कहा जाता है। अगर हम संहिता की बात करते हैं तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबका एक संहिता है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक एरा में रिवर्स का नाम क्या था और उसके बाद अभी उसका नाम क्या है। असिकनी, चेनाब, विपास, व्यास, पुरुषनी, रावी, वितास्ता, झेलम, सदानीरा, गंडक और सुतुद्री, सतलज और दृष्टावती, घग्गर। तो इसमें से मेरे मोस्टली अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो सदानीरा गंडक को कहते थे और दृष्टवती घाघर को कहते थे। बाकी याद रहता है कि असिकनी, चेनाब, विपास, व्यास, पुरुषनी, रावी, वितास्ता, झेलम, सुतुद्री, सतलज, तो ये याद रहेगा, ओके। बट सारे याद होने चाहिए आपको। मंडला की बात करूँ तो
इसमें से आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद होना चाहिए टोटल कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। 9th मंडल सोमा को डेडिकेटेड था। और जैनिज़्म की बात कर लेते हैं। अब जैनिज़्म में एंटर कर चुके हैं हम। आखिर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म क्यों उभरा? तो उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्सी एकदम पीक पे चला गया था लेटर वैदिक पीरियड में। सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गई थी। जो अपर क्लास के लोग थे मतलब वो रिचुअल्स वगैरह करते थे परफॉर्म, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत सप्रेस किया जाता था। फिर उस टाइम पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसा रिलीजन आता है जो लोगों को एक सही डायरेक्शन शो करता है और वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ऑर्थोडॉक्स को डिस्कार्ड करते हैं, ऑर्थोडॉक्सी को। तो फिर जैसे जैन वर्ड का मतलब संस्कृत से जिना से आया है। कहाँ से? जिना। और हमारे चैनल का नाम भी क्या है? कैवल्य। कैवल्य का मीनिंग क्या होता है बताना कमेंट्स में। क्या वो जैनिज़्म से रिलेटेड है? यस। तो मीनिंग ऑफ जिन क्या होता है? विनर। मीनिंग ऑफ जिन क्या होता है? विनर। और फाउंडर कौन थे इसके? जैनिज़्म के आदिनाथ। फाउंडर कौन थे? आदिनाथ। और महात्मा निग्रंथ कहा जाता था, निग्रंथ। अगर हम बात करें कि जैनिज़्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, है ना। और हमें कौन कौन से याद होने चाहिए? तो फर्स्ट याद होने चाहिए ऋषभनाथ या आदिनाथ जिन्हें कहते हैं। 23rd याद होना चाहिए जिन्हें पार्श्वनाथ को कहते थे। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। ये अश्वसेन ऑफ काशी के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? अश्वसेन ऑफ काशी के। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इन्होंने 4 वो दिए थे कि कभी झूठ, हमेशा सच बोलना चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए, अस्तेय यानी कोई चीज़ चुराना नहीं चाहिए, और परिग्रह मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कलेक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये चतुर्याम किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। 23rd तीर्थंकरा जो थे वो। अब हम पढ़ेंगे 24th तीर्थंकरा महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म 500 BC में हुआ था। कब हुआ था? 500 BC में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार के वैशाली में, कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और ये कौन से क्लैन से थे? जंत्रिका क्लैन से थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला और ये किसकी? सिस्टर ऑफ चेतक। चेतक कहाँ का राजा था? लिच्छवी रिपब्लिक, ठीक है। और इनकी महावीर स्वामी की वाइफ का नाम था यशोदा, ठीक है। और इनकी बेटर मतलब जो डॉटर थी उनका नाम था प्रियदर्शना या अन्नोजा। और इनके सन इन लॉ जो इनके फर्स्ट डिसाइपल भी बनते हैं वो थे जमाली। क्या नाम था उनका? जमाली। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं पहले इधर, या फिर ये देख लेते हैं। ये देखो, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। कैवल्य का मतलब क्या होता है? अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ये याद रहेगा ना आप लोगों को? अटेनमेंट ऑफ नॉलेज याद रहना चाहिए यार। हमारे चैनल का नाम है कैवल्य PCS और आप लोग हैं कैवलियंस। तो जो महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जंबिक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? जंबिक ग्राम। कौन से रिवर पे? रिजुपालिका रिवर के किनारे, अंडर सॉल्ट ट्री। तो सॉल्ट ट्री और पीपल ट्री तो याद रहेगा। बुद्धिज्म से सॉल्ट पीपल ट्री याद होना चाहिए और जैनिज्म से आपको सॉल्ट ट्री याद आना चाहिए, सॉल्ट ट्री। और रिवर रिजुपालिका रिवर याद होना चाहिए और जंबिक ग्राम के किनारे इनको अटेनमेंट ऑफ नॉलेज हुआ था। आफ्टर अटेनिंग द नॉलेज, आफ्टर अटेनिंग द कैवल्य, महावीर का नया नाम पड़ गया केवलीन। अगर आप लोग भी BPSC क्रैक कर लेते हो तो आप लोग कैवलीन कहलाओगे। अरहत जिन निग्रंथ। तो कैवलीन बनने के लिए आपको अभी मेहनत करनी होगी और सारे वीडियोस को कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करके जाना है BPSC में और कैवलीन बनना है, कैवल्य प्राप्ति करनी है। फर्स्ट डिसाइपल इनके जमाली थे, ठीक है। और बिलीव इन रीबर्थ एंड कर्मा में जैनिज्म लोग यकीन करते थे। किसमें? रीबर्थ में। और किसमें? कर्मा में। कर्मा में बिलीव करते थे और रीबर्थ में बिलीव करते थे। अनेकांतवाद और स्यादवाद की फ़िलॉसफी इन्हीं की है। अनेकांतवाद और स्यादवाद की फ़िलॉसफी किनकी है? जैनिज्म की फ़िलॉसफी है ये। स्यादवाद मतलब मे बी ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात नहीं करते वो। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कुछ। तो जैन का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? सुधर्मा।
कॉन्ग्रीगेशंस फर्स्ट प्रेसिडेंट सुधर्मा थे। अगर बात करूँ डिवीज़न ऑफ जैनिज़्म, 2 पार्ट में होता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो जो श्वेतांबर होते थे वो वाइट क्लैन थे, वाइट कपड़े पहनते थे। दिगंबर जो थे वो नेकेड रहते थे। ये नॉर्थ में थे और जो दिगंबर थे वो साउथ में चले गए थे। आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद आना चाहिए इससे, जो श्रवण बेलगोला में जिन्होंने क्या प्रैक्टिस किया था, क्या कहते हैं उसको, संलेखना। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर के प्रोपोनेंट थे और भद्रबाहु दिगंबर के। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो स्थूलभद्र ने प्रिसाइड किया था पाटलिपुत्र में। फर्स्ट जैन काउंसिल स्थूलभद्र ने प्रिसाइड किया था कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और सेकेंड जैन काउंसिल जो था वो देवाधिगन ने किया था वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में। 2 ही काउंसिल हुए थे। ये तो BC में हुआ था और ये AD में हुआ था, 540 AD में। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अंगम, 12 अंग है टोटल। इसका कंपाइलेशन किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, सॉरी फर्स्ट जैन काउंसिल में। पारस्वनाथ का सिंबल क्या है, स्नेक। किसका सिंबल है ये, पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ। कौन से नंबर के तीर्थंकर है ये, 23rd नंबर के तीर्थंकर है। 24th पे कौन है, महावीरा। आजीविका सेक्ट किसने फाउंड किया था, मक्खली गोसाला ने, ठीक है। और महावीरा का डेथ हो जाता है 527 BC में पावापुरी राजगीर में। कहाँ पे, पावापुरी राजगीर में। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में, बिहार में ही, और पावापुरी राजगीर के पास है, वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है बिहार में ही। अब बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से 2 क्वेश्चन होते ही हैं BPSC में, बुद्धिज़्म। फटाफट हम लोग बुद्धिज़्म देख लेते हैं। बुद्धिज़्म में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के बाद, मतलब जो फाउंडर है बुद्धिज़्म के, इनकी मदर का नाम था महामाया, जो कोलिया क्लैन से थी। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक्य क्लैन से थे। इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में होता है। इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी जो मासी थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने किया था। और मैरिज इनका 16 साल के वर्ष में इनकी शादी हो जाती है। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है, यशोधरा। और जो महावीर थे उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। इनके पुत्र का नाम राहुल है। और ये 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और इनको घर त्याग करने के बाद जो नॉलेज की प्राप्ति होती है वो 35 वर्ष की उम्र में होती है। इतना आपको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था ना शायद पहला सरमन। और जहाँ पे दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तना भी कहा जाता है, फर्स्ट सरमन को। और सारनाथ में दिया गया था, ठीक है, याद रखना ये लोकेशन। जब हम बात करते हैं, हाँ, तो इनके लाइफ में जो ये घर छोड़ने का डिसीजन लेते हैं वो 4 रीज़न होते हैं इनके, कि वो एक ओल्ड मैन, एक सिक पर्सन, और एक डेड बॉडी, और एक महात्मा एसेटिक्स जो होते हैं उनको, उनसे इंस्पायर होकर के ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाना है और ट्रुथ की खोज में जाना है। व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट मीटिंग इनका किससे होता है, अलार कलाम, जो इनके पहले टीचर जो होते हैं उनसे होता है। और ये वैशाली में मिलते हैं उनसे, और उनसे ये सीखते हैं सांख्य फिलॉसफी। उसके बाद राजगृह में इन्हें मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र, इनके सेकेंड टीचर। और फिर वहाँ से वो रुद्रक रामपुत्र से इंस्पायर होते हैं। फिर उसके बाद 35 की उम्र में उनको नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है। और उस दिन वैशाख फुल मून था, क्या था, वैशाख फुल मुंडे था। और बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में और कुछ पढ़े तो आपको कुछ याद होना चाहिए, जैसे कि इनके टाइम में जो राजा महाजन पद से उनके जो इम्पोर्टेंट किंग थे, जैसे कि बिम्बिसार, इन्होंने वेलुवन विहार डोनेट किया था। प्रसेनजीत ने पुबर्णम विहार किया था। लिच्छवी ने कुटाग्रशाला विहार किया था। और अनंत पिंडक ने जीतवन विहार। मुझे नहीं लगता कि ये आपको याद होना चाहिए, तो आप इसे एक नोट करें।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि 4 नोबल ट्रुथ उन्होंने दिया था। बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ दिया था, क्या कि हर किसी के लाइफ में दुख है, एवरीवन इज सफरिंग, ठीक है, और उस ग्रीफ का कारण भी है, ठीक है। ग्रीफ का कारण क्या है? डिज़ायर, है ना। बट उस ग्रीफ को आप, और जब आप अपने उस जो डिज़ायर है उसको कम कर लेते हैं तो आप अपने दुख को कॉन्कर कर लेते हैं। तो उसको कैसे कॉन्कर किया जाता है? मिडिल पाथ को फॉलो करें। तो ये 4 नोबल ट्रुथ था, दुख, समुदाय, निरोध और सेसेशन ऑफ ग्रीफ, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है तो कोसला श्रावस्ती में किया है। रेनी सीजन में वो वहीं रुका करते थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ है? यूपी में। अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो इनका जो मृत्यु था वो 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में होता है। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है, 483 BC में, ठीक है। और लास्ट रेनी सीजन जो था वो वैशाली में उन्होंने बिताया था। और लास्ट सरमन जो था उन्होंने सुभद को दिया था, कुशीनगर में, सुभद। अगर हम इधर सारा कवर हो गया, राइट। उसके बाद हम चलते हैं इस पर। 8 फोल्ड पाथ उन्होंने दिया था कि राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि। तो मेडिटेशन, राइट माइंडफुलनेस एंड समाधि, मोरालिटी एंड इंसाइट। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना, 8 फोल्ड पाथ में सारी चीज़ें जो है अगर आप कर सकते हो याद तो कर लो, हालांकि मुझे तो याद नहीं है। एग्ज़ाम दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और तो द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, ठीक है, मॉन्क्स, नन्स एंड वर्शिपर्स। कुछ लोग जो मॉन्क्स बन जाते थे, कुछ उनको वर्शिप करते थे, ठीक है, फीमेल वर्शिपर्स। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है। ऑथर ऑफ पोइट्री बुक और लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध किसने लिखा है? एडविन अर्नोल्ड ने। किसने लिखा है? एडविन अर्नोल्ड ने। लिटरल मीनिंग ऑफ हिनाइना क्या होता है? डिफिशिएंट व्हीकल। और लिटरल मीनिंग ऑफ माहिना ग्रेट व्हीकल, ठीक है। पहली बात तो हिनाइना माहिना डिवीज़न कब होता है? जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, जो कुशान करवाता है। कहाँ पे? कुंडलग्राम कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। वहाँ पे हिनाइना और माहिना में डिवीज़न हो जाता है बुद्धिज़्म का। बुद्ध यूज टू से हिज टेक्स्ट, मिडिल पाथ को फॉलो करो, मध्यमा प्रतिपदा को चुनो लाइफ में। अगर हम बात करें कि बुद्धिज़्म के त्रिरत्ना की, तो बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता था। ये त्रिरत्ना है किसके? बुद्धिज़्म के। इनके लाइफ बर्थ का सिंबल है लोटस एंड बुल। घर छोड़ा था जब इन्होंने 29 साल की उम्र में, तो उसका सिंबल है हॉर्स। जब नॉलेज की प्राप्ति इनको हुई थी तो बोधि ट्री। और निर्वाणा जो प्राप्त हुआ था तो फुटप्रिंट। एंड डेथ का स्तूपा, है ना, स्तूपा बना दिया था। त्रिपिटका इन पाली लैंग्वेज, इनका जो त्रिपीटक है, विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। विनय पीटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे संघ से रिलेटेड। सुत्त पीटक में जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसका कलेक्शन था। और अभिधम्म पीटक में फिलोसफिकल थ्योरीज थी, ठीक है, बुद्धा की। जब हम बात करते हैं एजुकेशन सेंटर, तो बुद्धिज़्म के लिए नालंदा फेमस था, जो कुमारगुप्त ने 327 या 427, आई थिंक 427 में BC में बनाया था। वल्लभी है, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि धर्मपाल पाल डायनेस्टी के हैं, इन्होंने बनाया था। बात करते हैं चैत्य, विहार और स्तूपा। ये PYQ भी है। चैत्य का क्या होता है? जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते हैं जा करके, है ना, प्रेयर करते हैं। विहार जहाँ पे वो लोग स्टे करते हैं, रेसिडेंस है उनका। और स्तूपा जब जहाँ पे बुद्धा के जो एसेस थे डेथ के बाद, उसको बड़ी करके वहाँ पे स्तूपा बना दिया जाता है, ठीक है। और अभी बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। हमने अभी जैन काउंसिल भी पढ़ा था। जैन काउंसिल आपको याद आ रहा है? पहला कहाँ पे हुआ था जैन काउंसिल? पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो जैन काउंसिल याद आना चाहिए आपको। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे। तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला हुआ था 483 BC में। और इनका लोकेशन कहाँ था? राजगिरी में हुआ था, सप्तकर्णी केव में। और प्रेसिडेंट इसके कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। और रूलर कौन थे? ये हरियांका डायनेस्टी के अजातशत्रु थे। कौन थे? हरियांका डायनेस्टी के अजातशत्रु। एकदम टिप पे होना चाहिए ये सब चीज़ें। सेकेंड की बात करते तो इन 383, ये 483 जस्ट 100 साल बाद जो है
ये वाला हुआ था 483 में। लोकेशन वैशाली में हुआ था, बलुकराम बिहार में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। और रूलर काल अशोका। कौन सी डायनेस्टी के थे? काल अशोका, शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो ये 247 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्सा इसके प्रेसिडेंट थे और अशोका इसके रूलर इस टाइम पे थे। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पीटक कंपाइल हुआ था। क्या हुआ था? अभिधम्म पीटक कंपाइल हुआ था। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें विनय पीटक एंड सुत्त पीटक कंपाइल हुआ था। विनय पीटक और सुत्त पीटक कंपाइल हुआ था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कुंडलवन कश्मीर में होता है। वसुमित्र इसको प्रिसाइड करते हैं और अशोक घोष भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इसके। रूलर कनिष्क के टाइम में हुआ था। और यहाँ पे बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हिनायना बुद्धिज़्म और एक महायाना। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि हिनायना जो है वो आइडल वर्शिप नहीं करते, है ना, बुद्ध के आइडल की वर्शिप नहीं करते हैं। और जो महायाना बुद्धिज़्म वाले हैं ये आइडल वर्शिप करते हैं। हिनायना लेजर व्हीकल, महायाना ग्रेटर व्हीकल। एग्जाम दृष्टि से अब हमें क्या क्या याद होना चाहिए कि स्थाविरवाद और थेरावाद, ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीज़न हुआ था। स्थाविरवाद और थेरावाद में ये एंटी चेंज, ये कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये आइडल वर्शिप नहीं करना चाहते हैं। और जो महासंघिका थे, है ना, स्थाविरवादीन, ये इन फेवर ऑफ चेंज थे, हमेशा ये थोड़ा अमेंडमेंट करते रहते थे। तो इसके लीडर थे महाकश्यप और इसके थे महाकाचयन। इतना इम्पॉर्टेंट तो ये है नहीं, अदर फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था, महायाना हिनायना में डिवीज़न, नागार्जुना द ओरिजिनल शून्यवाद। तो ये एग्जाम में आता है कि शून्यवाद किसने ओरिजिन किया था इसका, मतलब ओरिजिनेटर कौन है इसके? तो नागार्जुना। कौन है? नागार्जुना शून्यवाद से रिलेटेड है। फाउंडर ऑफ विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ सेक्ट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय को कहते हैं। और कनिष्कवाद प्रिंसिपल बुद्धा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सैविज्म की बात करते हैं, शिवा वर्शिपर, शैवा, ओल्डेस्ट रिलीजन, रुद्रा कॉइंस, ये छोड़ दो, इसको इम्पॉर्टेंट नहीं है। भागवत धर्मा, मेन पॉइंट्स, पाणिनि याद रखो। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। बस इतना ही याद रखना है इसमें। कुछ टेम्पल्स के बारे में दिया हुआ, जैसे कि कंडरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे है? खजुराहो में। किसने बनाया था? चांदेल रूलर ने। कैलाश टेम्पल एलोरा में है, किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा कृष्णावन ने बनाया था। और जो गुप्ता किंग्स थे वो वैष्णव सेक्ट के फॉलोअर थे, है ना। सेवा की बात करें तो पशुपत फोनो लकुनिया, ये सब इम्पोर्टेंट तो लग नहीं रहा मुझे, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 6th सेंचुरी में आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से आप महाजनपद पढ़ोगे, ठीक है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्टोन एज से। स्टोन एज हमने कवर किया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। जब ये कवर कर लिया तो हमने पढ़ा IVC, इंडस वैली नहीं, उसके बाद हमने पढ़ा चालकोलिथिक। इसके बाद हमने पढ़ा था चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक में हमने पूरा देख लिया कॉपर का यूज़ कहाँ कहाँ, कौन से कल्चर, बनास कल्चर, हार कल्चर, निवासा, दाइमाबाद, ये सब देखा। फिर हमने पढ़ा, ये फर्स्ट नंबर पे ये पढ़ा था, सेकंड पे ये एंड थर्ड नंबर पे IVC पढ़ा। IVC का सारा लोकेशंस देख लिया। फिर हमने देखा वैदिक कल्चर, ठीक है। वैदिक पीरियड पढ़ा। वैदिक पीरियड में भी दो, एक वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 और 1000 से 600 में हमने पढ़ा लेटर वैदिक पीरियड। अब हम लोग उसके बाद पढ़े हैं 2 चीज़, वो कौन था? एक हमने पढ़ा बुद्धिज़्म, और फिर हमने देखा जैनिज़्म। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे? महाजनपद पे। तो कुछ सोर्सेज के नाम दिए हुए हैं कि जैसे कि बुद्धिस्ट सोर्स अंगुत्तर निकाय, ठीक है। जैन सोर्स भगवती सूत्रा। इस सब में महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया है। पाणिनि का अष्टाध्यायी,
है ना। महापरिनिर्वाण सूत्र, पाणिनि अष्टाध्यायी याद रखना है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट एंड पावरफुल रिपब्लिक ऑफ बुद्धा कौन सा था? वैशाली। अकॉर्डिंग टू पुराना फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध कौन थे? बृहद्रथ डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्टिक द फर्स्ट मैजेस्टिक रूलर ऑफ मगध बिंबिसार। ठीक है। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ काशी ब्रह्मदत्त। कैपिटल ऑफ कोसला अयोध्या। सिटी लेआउट एंशिएंट श्रावस्ती क्रेसेंट शेप्ड का था। अब हम लोग आ चुके हैं महाजनपद पे। तो सारे महाजनपद का कैपिटल आपको याद होना चाहिए एंड लोकेशन आपको पता होना चाहिए। कौशल का कैपिटल था कोसला श्रावस्ती। ठीक है, कैपिटल था ये। और इसके दो कैपिटल बताए जा रहे हैं, श्रावस्ती नॉर्थ पार्ट का था, साकेत साउथ पार्ट का था। मल्ला कुशीनरा, मल्ला का कैपिटल कहाँ है? कुशीनरा। पंचाल का अचीछत्र, ठीक है, और कंपिल्या दोनों हैं। ये नॉर्थ पार्ट का था, ये साउथ पार्ट का था। मुझे पंचाल का कंपिल्या याद रहता है। अवंती का उज्जैनी और माहिष्मती था, नॉर्थ में उज्जैनी, साउथ में माहिष्मती। ठीक है। और कुछ कॉइन्स भी सोर्स एविडेंसेस में हमें मिले हैं। न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। ओल्डेस्ट कॉइन इन इंडिया फाउंड इन 6th सेंचुरी BC टू द मिडल ऑफ मौर्य पीरियड, है ना। हैमर्ड कॉइन होते थे, पंच मार्क्ड होते थे, मेड ऑफ सिल्वर, और स्टैम्प मार्क किया रहता था उस पर। जब हम बात करते हैं मगध एम्पायर की, तो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिंबिसार। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिंबिसार। इन्हें एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है हर्यंका डायनेस्टी का। इनको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? इनको श्रेणिक कहा गया है जैन लिटरेचर में। क्या कहा गया है? श्रेणिक, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट आर्मी बनाई थी, अपनी सेना बनाई थी, तो श्रेणिक कहा गया है इन्हें। और महावंशा किंग ऑफ मगध एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में ये किंग बन गए थे, हर्यंका डायनेस्टी। इन्होंने मैरिज अलायंस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। तो इन्होंने चेल्लाना से शादी की थी, जो चेतक की पुत्री थी। चेतक कहाँ का रूलर था? लिच्छवी का। कहाँ का रूलर था? तो इन्होंने किससे शादी की? चेल्लाना से शादी की। फिर दूसरा शादी इन्होंने किया कौशल किंग की जो राजकुमारी थी, प्रसेनजीत की सिस्टर महाकोशला, कोशला देवी से शादी की। ठीक है, कोशला देवी से शादी करी है। दूसरा। तीसरा इन्होंने माद्रा से शादी किया। कहाँ की प्रिंसेस थी? क्षेमा की प्रिंसेस थी माद्रा, तो इन्होंने क्षेमा से भी शादी कर ली। सॉरी, माद्रा, मैरिज विथ माद्राज प्रिंस, माद्रा के प्रिंसेस क्षेमा थी, उससे शादी कर रहा था। ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने एक्सपेंशन किया शादी करके काफ़ी अपने एम्पायर का। ठीक है। इन्होंने अंग को एसिमिलेट कर लिया था मगध में। अंग को किसने एसिमिलेट कर लिया था? बिंबिसार ने ही। बिंबिसार के पुत्र होते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं। पितृहंत्रक भी इन्हें कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु को बचपन में क्या नाम था? कुनिक। और इनकी शादी होती है प्रसेनजीत की बेटर वजीरा से। ठीक है। और ये प्रसेनजीत से कौशल भी लड़ाई करके जीत लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अजातशत्रु थे वो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, और इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। क्या करवाया था? फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट। और अजातशत्रु के बेटे होते हैं उडाइन। उडाइन को हम याद रखते हैं, पाटलिपुत्र को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और कैपिटल को राजगिरी से कहाँ शिफ्ट किया था? पाटलिपुत्र। राजगिर से कहाँ शिफ्ट किया था? पाटलिपुत्र। अब हम आते हैं सेकेंड डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। अब से इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के सारे रूलर का नाम बताओ। हाँ ठीक है, रिकॉल करो। पहला बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उडायन। अब आ गए हैं आपके सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बताओ। सुंगा डायनेस्टी में बोल रही हूँ, शिशुनागा डायनेस्टी, सॉरी शिशुनागा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन है? शिशुनाग खुद है फाउंडर। और इन्होंने अवंती पे जीत हासिल कर ली थी। अवंती को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और वत्स को भी इन्होंने एक्विजिशन कर लिया था, वत्स का भी। और वैशाली को कैपिटल बनाया था, सेकेंड कैपिटल ग्रीवराज। ग्रीवराज पटना का, राजगिरी का पूरा नाम है, पाटलिपुत्र। और वैशाली वॉज मेड द सेकेंड कैपिटल अपार्ट फ्रॉम गिरिवराज। ठीक है।
कालाशोका इनके पुत्र होते हैं, शिशुनाग के पुत्र होते हैं कालाशोका। इनको काकवर्ण भी कहा जाता है। और इन्होंने अपना कैपिटल दूसरा वापस से शिफ्ट कर लिया कहाँ पे, पाटलिपुत्र। पहले तो राजगृह से पाटलिपुत्र किसने किया था, उडायन ने। फिर राजगृह से पाटलिपुत्र किया था। फिर पाटलिपुत्र से कहाँ पे किया गया, वैशाली, किसके द्वारा, शिशुनाग के द्वारा। फिर वैशाली से कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र, किसने किया, कालाशोक ने। तो याद रहेगा। नेक्स्ट नंदा डायनेस्टी आता है। तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंदा, ठीक है। इनको सर्व क्षत्रंटक भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। इन्होंने सारे क्षत्रिय को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी कहा जाता है। इनकारनेशन ऑफ सेकेंड परशुराम, परशुराम कहा जाता है क्योंकि परशुराम का जिक्र हम तब सुनते हैं जब परशुराम को सारे क्षत्रिय को उन्होंने समाप्त कर दिया था, तो इसीलिए दूसरा क्षत्रिय कहा जाता है, दूसरा परशुराम कहा जाता है किसे, कालाशोक, महापद्म नंदा को। अदर फैक्ट की बात कर लेते हैं तो इनको एक रथ का टाइटल भी इन्होंने लिया था, एक रथ, ठीक है। एक छत्र, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नेंस। कलिंग विजय इन्होंने करा था, खारवेला से हाथी गुम्फा। इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्ति की थी, कलिंग को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। और इनके फ्रेंड थे पाणिनि, जिन्होंने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी। जब महापद्म नंदा के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं आपके धनानंद, उनके ही पुत्र, और धनानंद लास्ट नंदा रूलर रहे हैं, ठीक है। और उग्रसेन के पुत्र थे ऐसा कहा गया है, ग्रीक राइटर ने कहा है अग्रीमीज में। उग्रसेन मतलब किसका नाम रहा होगा, महापद्म नंदा का। अलेक्जेंडर्स इनके टाइम में आए थे 327 में। और नेम ऑफ चीफ ऑफ आर्मी भद्दशल, मर्डर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका मर्डर करके मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। जैन अमत्या, शकतल एंड स्थूलभद्रा, शकतल एंड स्थूलभद्रा थे इस टाइम पे। तो ये सारा आपने देख लिया। ग्रीक इन्वेजन भी हुआ था इस टाइम पे। डेरियस वन एम्पायर इज मेंशन रिटन इन हेरोडोटस के बुक में लिखा हुआ है डेरियस वन के बारे में। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि एक नई स्क्रिप्ट का जन्म हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पर्शियन कॉन्टैक्ट खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। फिजिशियन ऑफ अंतरजसिक वॉज थेरियस, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सन ऑफ मैसेडोनियन किंग फिलिप अलेक्जेंडर टू। कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मशा, नहीं ये सब इम्पॉर्टेंट है ही नहीं यार, ये सब मत पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर धनानंद के कंटेम्पररी था, पता ही है। अखेमेनियन एम्पायर को डिमोलिश किया था, इस्टेब्लिश किया था अलेक्जेंड्रिया सिटी, और डेथ हो गया था इनका 323 में। और बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी पे आ चुके हैं हम लोग। अब कहाँ पे आ चुके हैं, मौर्य डायनेस्टी पे। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉडर्न मतलब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री वन गो में करना, बट करना तो है ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पता ही है आप लोग को कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार के मौर्य एम्पायर का इस्टेब्लिश करा था। फिर अगर कुछ इंडियन सोर्सेज की बात कर लेते हैं तो आपको पता ही है कि विशाखा दत्त ने क्या लिखा है, मुद्र राक्षस। वहाँ से हमें पता चलता है इनकी डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और रूलिंग कैसे करा था उन्होंने पूरा। दूसरा परिशिष्ट परवाना हेमचंद्र ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट परवाना किसने लिखा है, हेमचंद्र ने। मुद्र राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने। तो ये सब याद रखना चाहिए आपको। और कथा सरिता सागर और बृहत कथा मंजरी, ये शूद्राज लीनियज उनको कहा जाता है कि जो मौर्य थे वो शूद्र लीनियज से आते हैं, ऐसा किसमें कहा गया है, बृहत कथा मंजरी में और कथा सरिता सागर में। ओके, इतना याद रखना नहीं है, हालांकि सिर्फ ये याद रखो कि मुद्र राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है और परिशिष्ट परवाना हेमचंद्र ने लिखा है। कुछ फॉरेन सोर्सेज की बात कर लेते हैं जो मौर्य एम्पायर के बारे में हैं, जैसे कि विलियम जोन्स कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को वो लोग सैंड्रोकोटस कहा करते थे, ग्रीक्स लोग सैंड्रोकोटस, और कहीं कहीं एंड्रोकोटस भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दो नाम सैंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। और इनके जो एक्सटेंट की बात करी जाती है कि मौर्य एम्पायर का एक्सटेंट कहाँ तक था, तो ईस्ट में वे ऑफ बंगाल, ऊपर हिमालय, इधर वेस्ट में हिंदकुश और साउथ में मैसूर तक इनका एक्सटेंट था। ठीक है, और जो ऐसा है ना कि सबसे बिगेस्ट ब्रिटिश एम्पायर था, नहीं, इनका एक्सपेंशन ब्रिटिश एम्पायर से भी ज़्यादा था।
कुछ अदर नेम, जैसे कि बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं कि बिंदुसार का अदर नाम क्या था, अमृतोचेटस। ठीक है, ये ग्रीक राइटर्स इनको कहते थे। सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को। अमृतोचेटस किसे कहा जाता था, बिंदुसार को। सिंघसेन भी इन्हें कहा गया है, सिंघसेन जैन टेक्स्ट में बिंदुसार को कहा गया है। उसके बाद अशोका को इन्होंने भेजा था कहाँ पे, तक्षशिला में रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। तक्षशिला में रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए किसे भेजा गया था, तो अशोका को भेजा गया था। ठीक है, एंड ये बातें लिखी कहाँ गई है, तो दिव्य वादन में लिखा गया है, दिव्य वादना में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, सीरिया का किंग जो था एंटियोकस, उसने एम्बेसडर भेजा था डाइमेकस को, चंद्रगुप्त और बिम्बिसार के टाइम पे। इजिप्टियन किंग पोटालमी ने भी भेजा था अपने एम्बेसडर को। और सीरिया के एंटियोकस से बिम्बिसार ने स्वीट अल्कोहल, ड्राइड फिग एंड फिलोसफर का डिमांड किया था। तो उन्होंने स्वीट अल्कोहल तो भेज दिया, ड्राइड फिग्स भी भेज दिया, बट बोला कि फिलोसफर्स हम नहीं भेज सकते। कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं अशोका के बारे में। तो अशोका आपको पता ही है कि ये बिंदुसार है, ना कि बिम्बिसार। ये इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। बिम्बिसार हमने हर्यांका डायनेस्टी में पढ़ा था, और ये बिंदुसार है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हैं अशोका। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एविडेंसेस अशोका वॉज प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिज फादर। तक्षशिला उनको भेजा गया था रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए, और वैसे वो कहाँ के गवर्नर थे, अवंती के, उज्जैन के। प्रोपाउंडेड द धम्मा किसने प्रोपाउंड किया है, अशोका ने। अशोका बिकेम द किंग ऑफ मगध कौन से ईयर में, 273 BC में। 273 BC में अशोका का कोरोनेशन कब होता है, 269 BC में। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोनेशन 269 BC में हुआ था। नेम ऑफ अशोका इन पुराना अशोकवर्धना नाम है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेल्ड किया था, अशोका ने किया था। कहाँ पे किया था, पाटलिपुत्र में किया था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्सा थे, और इस टाइम पे अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। अशोका के इनिशिएशंस इनटू बुद्धिज्म, नी ग्रोथ इज मेंशन्ड। दीपवामसा और महावामसा, इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। और ये जो दीपवामसा महावामसा है, ये क्रॉनिकल्स ही लिखे गए हैं इसमें, और ये कहाँ पे कंपाइल हुआ, श्रीलंका में। अशोका का जो बुद्धिस्ट की तरफ इंक्लिनेशन हुआ, बुद्धिज़्म की तरफ, वो उपागुप्त की वजह से हुआ था। और वह उपागुप्त की वजह से अशोका, दशरथा, ये सब किसके फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। अशोका के बारे में अशोका ने एडिक्ट्स बनवाए थे, और जहाँ पे वो लोगों को अपना इन्फो बताते थे एडिक्ट्स के थ्रू। अशोका ने रॉक एडिक्ट बनवाए थे, इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, और केव इंस्क्रिप्शन भी बनवाए थे। तो रॉक एडिक्ट में भाब्रू बैरात में जो रॉक इंस्क्रिप्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि अशोका बुद्ध, धम्म और संघ में फेथ रखते थे। और अशोका खुद को मगध का किंग कौन से इंस्क्रिप्शन में कहा है, तो भाब्रू बैरात इंस्क्रिप्शन में कहा है। ठीक है, अगर कलिंग वॉर के बारे में बात करें तो 261 BC में हुआ था कलिंग वॉर। ठीक है, 8 साल हो गए थे उनके कोरोनेशन के, राजा बनने के। उसके बाद 8th ईयर में 261 BCE में कलिंग वॉर होता है, और इसमें अशोका जीत जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये फर्स्ट बिग इवेंट होता है अशोका के टाइम का। और इसके बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, 13th पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में, कलिंग वॉर के बारे में दिया गया है। अगर बात करते हैं इनके टाइम में प्रोविंस और उसके कैपिटल्स कहाँ कहाँ थे, तो उत्तर पथ मानी नॉर्थ में उत्तर पथ, उसका कैपिटल कहाँ था, तक्षशिला। ठीक है, और अब जो साउथ में होता था उसको दक्षिण पथ कहेंगे ऑफ कोर्स। तो उसका कैपिटल कहाँ था, दक्षिण पथ का कैपिटल था सुवर्णगिरी। जो ईस्ट में था, ठीक है, तो ईस्टर्न प्रोविंस जो था उसको प्राच्य कहते थे। क्या कहते थे, प्राच्य। और ईस्टर्न प्रोविंस का कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्र। और जो वेस्ट में था वो अवंती पथ, उज्जैन। ठीक है, और बीच में आपको याद रखना है एक तोसली का कैपिटल, मतलब कैपिटल था किसका, कलिंग का। याद रहेगा, उत्तर पथ तक्षशिला, अवंती पथ उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, प्राच्य पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रहेगा, आई थिंक सो। अगर हम बात करते हैं इनके टाइम में, इजिप्ट, सीरिया, एपिरस, सीरीन एंड मैसेडोनिया, यहाँ के जो इनका रिलेशन इन लोगों के साथ कैसा था, ये दिया हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर में है,
और महास्थान इंस्क्रिप्शन बोगरा बांग्लादेश में है, रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है, सोगौरा कॉपर, इसमें अशोका के बारे में होगा। सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर और महास्थान इंस्क्रिप्शन बोगरा बांग्लादेश। द कोर्ट, दो तरह के कोर्ट हुआ करते थे, सिविल मैटर को देखने के लिए सिविल कोर्ट और क्रिमिनल मैटर को देखने के लिए क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो जो सिविल मैटर को देखता था उसको धर्म स्थीय कहा जाता था, और जो क्रिमिनल मैटर को देखता था उसको कंटक शोधन कहा जाता था, कंटक शोधन। और स्पाई वगैरह इंटेलिजेंस सिस्टम उस टाइम पे भी था, तो जो एक जगह रह करके पूरा स्पाई ध्यान रखते थे तो वो था संस्था, और जो घूम घूम कर स्पाई और इंटेलिजेंस का काम करते थे वो उसको कहा जाता था संचार। मेगास्थनीज की बात करते हैं। आपको पता है कि मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ, मतलब सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसको एज अ एम्बेसडर। तो उन्होंने बोला था कि जो पाटलिपुत्र सिटी है ना वो 6 कमेटी में डिवाइड है और हर कमेटी में 5 मेंबर है, तो टोटल 30 मेंबर हैं। उन्होंने बोला था कि जो 6th कमेटी है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड टैक्स में रिलेटेड है। इन्होंने सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड किया था। बोला था कि फिलोसोफर, फार्मर, एनिमल कीपर, आर्टिशन, वॉरियर, इंस्पेक्टर, मिनिस्टर, ये 7 कैटेगरी वहाँ पे डिवीज़न ऑफ सोसाइटी हो रखा है। लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ, इन्होंने कहा था कि स्लेव ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन जब कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि स्लेव ट्रेडिशन अच्छा खासा था भी इंडिया में, मतलब मगध एम्पायर में। नो पर्सन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट और हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन, ये ऐसा मेगास्थनीज ने कहा था। चाणक्य की बात करते हैं। आपको पता ही है चाणक्य ही है जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते हैं मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, और एक और नाम क्या है? कौटिल्य। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने सप्तांग थ्योरी भी दी है, सप्तांग सिस्टम ऑफ स्टेट। और ये बुक किसी से रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर। सप्तांग में कौन कौन आते हैं? किंग, उसके बाद मंत्री जिनको अमात्य कहा जाता है, फोर्ट यानी दुर्ग, सिटी यानी जनपद, फंड यानी कोष, और पुनी, समंत, दंड और फ्रेंड, मित्र। ये 7 सप्तांग, स्टेट को चलाने का सप्तांग सिस्टम है ये। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जेम्स प्रिंसेप जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करते हैं 1837 में। कब करते हैं? 1837 AD में। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ओके। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, मैंने पहले भी बताया है आपको। और अशोका का नाम मस्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगुलान में मेंशन्ड है। अशोका का नाम जो है वो इन रॉक एरेक्स में मस्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगुलान इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ऑथर ऑफ इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर के ये एम्बेसडर थे। तक्षशिला उस टाइम पे सबसे प्रोमिनेंट जगह था एजुकेशन के लिए। मौर्य के टाइम में चाणक्य ने यहीं से पढ़ाई करी थी। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, और चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस भी है। बिंदुसार का नाम अमृतघटा है, और अशोका का पियादासी। ये अनदर नेम दिया हुआ है, मतलब इन लोगों का। अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थशास्त्र, परमिशन देता था डिवोर्स का वाइफ को, मतलब वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती थी अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। ठीक है, वाइफ कैन लीव हर हस्बैंड इफ ही हैज़ सम डिफेक्ट इन द बॉडी और हैव बीन लिविंग इन फॉरेन फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सारनाथ पिलर के बारे में बात कर लेते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई एम्परर अशोका ने बनाया था सारनाथ पिलर। और इसमें लायन कैपिटल आपको पता है टॉप में था। लायन कैपिटल हैज़ बीन अडॉप्टेड बाई नेशनल एम्बलम, हमने इसे अडॉप्ट कर लिया है। और लायन फिगरिंग्स ऑन द टॉप ऑफ पिलर इज सिंबल ऑफ पावर। एग्जाम दृष्टि से देख लेते हैं एक बार यहाँ। देयर इज़ अ मार्किंग ऑफ ऑन द कॉइन्स ऑफ योद्धाज ऑफ कार्तिकेय। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन वेस्ट इंडिया वॉज डन बाई ग्रीक्स। तो आपको पता है गोल्ड से रिलेटेड कि गोल्ड इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ग्रीक्स ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में गोल्ड के सिक्के किसके टाइम में इशू हुए थे? तो गुप्ताज के टाइम में। और सबसे प्योर क्वालिटी का जो गोल्ड कॉइन्स था वो किसके टाइम में था? कुषाण के टाइम में। तो ये तीनों फैक्ट PYQ है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज वॉज स्टार्टेड इन द कुषाणा पीरियड, 1st century AD। ग्लास कॉइन्स वर इशूड बाई स्ट्रैटो II। और
और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। पोस्ट मॉडर्न में हम लोग आ चुके हैं, एंड पोस्ट पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं एक बार। एक रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हर बार पूछा जाता है बीपीएससी में कि कहाँ पे है ये, गिरनार माउंटेन्स ऑफ गुजरात में है, गिरनार में है रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, गिरनार में। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट अमॉन्ग द संस्कृत इंस्क्रिप्शन, सबसे ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी है ये। और यहाँ पे सुदर्शन लेक का जिक्र किया गया है कि इन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया था। बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था इसको पुष्यगुप्त को भेज के, और इसका जो रिकंस्ट्रक्शन यानी कि रिनोवेशन वगैरह कराया था रुद्रदमन ने। ठीक है, इसमें स्कंदगुप्त का भी नाम आएगा बाद में, आप पढ़ोगे गुप्ता पीरियड जब पढ़ोगे तो। कुजुल कदफिस कौन है, कुजुल कदफिस वही हैं जिन्होंने कुषाण डायनेस्टी का नींव रखा था, और इन्होंने इशूड ओनली कॉपर कॉइन्स। ठीक है, वीमा कदफिस गोल्ड कॉइन इशू करते हैं और कॉपर कॉइन भी इशू करते हैं, जिसमें शिवा, त्रिशूल और नंदी के शेप में कॉइन्स हैं। ठीक है, शेप है कॉइन्स पे। कुषाण डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है कनिष्क के बारे में कि कनिष्क जो थे उनके कोर्ट में नागार्जुना, पार्श्वा, चरक ये सब हुआ करते थे, रहा करते थे। बुद्धिस्ट मार्किंग कॉइन्स यहाँ पे चलता था, और बुद्धा मार्किंग कॉइन्स, क्योंकि ये बुद्धा के फॉलोअर थे। रॉयल पैट्रोनेज, वसुमित्र, राजकवि और अश्वघोष इन्हीं के कोर्ट में रहा करते थे। रूलर ऑफ कलिंगा की बात कर ले तो महामेघवर्मन। और खारवेला डायनेस्टी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा। मेड पांड्या रूलर टू प्लग फील्ड यूजिंग डंकी। और लीनिंग टुवर्ड्स जैन रिलीजन, खारवेला कौन सी बुद्धिज़्म को ना अपना के जैन रिलीजन को पैट्रोनाइज किया था। गांधार स्टाइल इसी टाइम पे आता है, मौर्य के टाइम में ही, और इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो कनिष्क के टाइम में होता है। इसमें इंडियन और ग्रीक स्टाइल का ब्लेंडिंग है, और इसके चीफ पेट्रॉन्स कौन है गांधार स्टाइल के, शाकाज एंड कुशांस। और ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज करते हैं स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे अब, जब नॉर्थ में मौर्य डायनेस्टी पोस्ट मौर्य आ गया है, तो साउथ में कौन है यहाँ पे, सतवाहन डायनेस्टी। और इसका कैपिटल कहाँ था, प्रतिष्ठान, कहाँ पे, पैठान प्रतिष्ठान इसका कैपिटल था। इनिशियल कैपिटल अमरावती था। और अगर फर्स्ट सतवाहन किंग जो थे उन्होंने टाइटल लिया था सतकर्णी, तो सतकर्णी 1 थे ये। और सबसे फेमस है गौतमीपुत्र सतकर्णी, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम थे ये लोग। और अद्वितीय ब्राह्मण, टाइटल ऑफ अद्वितीय ब्राह्मण लिया गया था, नासिक इंस्क्रिप्शन में ऐसा मेंशन है। और प्रोटेक्टर ऑफ वेदास भी इनको कहा जाता है। बात आ जाता है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एरा। चलो हम लोग मौर्य यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एरा देख लेते हैं, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। 22 पेज हो गए, टोटल 32 पेज है, और हम लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर एंशिएंट हिस्ट्री से डन। एक बार वीडियो एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले देख लेना, सब कुछ वापस से रिकॉल हो जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम चिल मार के एग्ज़ाम देने जाना है और कट ऑफ क्रॉस करना है यार इस बारी, अब की बार 71st बीपीएससी पार। ऐसा करके बहुत सारा थंबनेल आता है ना। गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं तो फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टी के, श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त, ये याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट पावरफुल रूलर अगर बात करें तो वो चंद्रगुप्त 1 थे। चंद्रगुप्त 1 का टाइम पीरियड है 319 से 335 AD। इन्होंने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का टाइटल लिया था। किसका टाइटल लिया था, महाराज अधिराज का टाइटल लिया था इन्होंने। और ऑरिजिनेटर ऑफ गुप्ता एरा, गुप्ता एरा यहीं पे स्टार्ट होता है। शाह का एरा और एक विक्रम संवत, शाक संवत, ये सब बताना कौन से ईयर में है कमेंट सेक्शन में। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के बारे में है, इसमें जिक्र है, और उसको लिखा किसने था, हरिसेन ने बनाया, डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा है। और मेंशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने जो भी कॉन्क्वेस्ट किए हैं, जो भी एरिया अपने अंदर असिमिलेट किया था, वो सब मेंशन है किसने, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिसेन ने। नाम डायरेक्ट पूछेगा, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। अगर कंटेम्प्रेरी किंग साउथ में इनके कौन कौन थे, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में उनके नवरत्नास थे उनके बारे में, तो यहाँ पे एक ग्रेट पोएट कालिदास
पता ही होगा आपको कालिदास का। इनकी बहुत सारी बुक्स का नाम आप कमेंट में बताना। फिजिशियन धन्वंतरी था, एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर, है ना, लेक्सिनोग्राफर अमर सिंह, आर्किटेक्चर है शंकु, एस्ट्रोलॉजर है कश्यप पानका, ग्रामीनियन वाराणसी, मैजिशियन वेताल भट्ट एंड डिप्लोमेट घाटकर पर। अगर हम बात करें कुमारगुप्त टू की, तो कुमारगुप्त का अदर नाम क्या था? चंद्रगुप्त टू की बात कर रहे हैं, सॉरी, चंद्रगुप्त टू की। इनको देवगुप्त का टाइटल भी रहा था, देवराज और देवश्री का टाइटल भी था। विक्रमादित्य टाइटल नहीं, नाम था, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, चंद्रगुप्त टू का नाम था। और विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, शकरी का टाइटल लिया था, शाक विनर का टाइटल लिया था। इन्होंने साकाज को हराया था। मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है इसमें चंद्रगुप्त टू के बारे में है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ विष्णु ध्वज ऑन विष्णुपद माउंटेन इन्होंने करवाया था। प्रेजेंटली नियर कुतुब मीनार, अभी कहाँ पे है ये? कुतुब मीनार में है मेहरौली इंस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ किंग नेम्ड चंद्रगुप्त मौर्य ही है ये, चंद्रगुप्त टू। और लास्ट साका किंग जो था वेस्टर्न इंद्र रुद्र सिंह, इट वाज डिफीटेड बाय हिम एंड एलिमिनेशन ऑफ साका पावर इन वेस्टर्न इंडिया। तो जब ये साका रूलर को हरा देते हैं रुद्र सिंह टू को, तो साका डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। प्रोपगेटेड द सिल्वर कॉइन्स टू कॉमेमोरेट द डिफीट ऑफ साका। तो जब साका को हराते हैं तो सिल्वर कॉइन्स इशू करते हैं। कंटेम्प्रेरी ऑफ चाइनीज ट्रैवलर फाहियान, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में कि चंद्रगुप्त टू के कौन से चाइनीज ट्रैवलर आए थे, तो उनका नाम क्या है? फाहियान। याद रहेगा, डबल ट्रिपल स्टार कर लो इसको। तो हाँ देख लेते हैं, चंद्रगुप्त टू के बाद कुमारगुप्त को देख लेते हैं। इन्होंने टाइटल लिया था महेंद्रदित्य का, और ध्रुवा देवी से, मतलब चंद्रगुप्त की वाइफ, टू की वाइफ थी ध्रुवा देवी, उनसे ये पुत्र हुआ था कुमारगुप्त वन। और मोस्ट नंबर ऑफ गुप्ता इंस्क्रिप्शंस आर ऑफ हिज पीरियड। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम धानदेय, दामोदर और बैग्राम से। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स इनके टाइम में मिले हैं। और बिलसाद इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे जीनियोलॉजी दी हुई है टिल कुमारगुप्त तक की। स्कंदगुप्त जो है, इनका नाम क्यों फेमस है? इन्होंने हुन्स को हराया था, उन्होंने हुन्स को ख़त्म कर दिया था कम्प्लीटली। और बो एंड एरो, कैरिंग बो एंड एरो ऐसे दिखाया गया फ्रंट साइड गोल्ड कॉइन के। और लक्ष्मी इन पद्मासना ऐसा दिखाया गया इनके टाइम में जो कॉइन्स थे उस पर। तोरामना, लीडर ऑफ सेकेंड हुन्स इन्वेजन इन इंडिया, ईरान। इंस्क्रिप्शन इंक्लूड द वाराह स्टेचू। धन्य विष्णु, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ तोरामा और मिहिर कुला। देखो जो हुन्स थे उनके दो लीडर थे, तो एक का नाम याद रखो, मिहिर कुला और तोरामना, ठीक है। तोरामना का बेटा था मिहिर कुला। इस टाइम पे गुप्ता के टाइम में इकोनॉमी कैसी थी, तो आपको कुछ पोर्ट के नाम याद होने चाहिए। ईस्ट में ये पोर्ट था जिसका नाम क्या था? ताम्रलिप्ति पोर्ट, ऐसे याद रख लो। यहाँ पे ताम्रलिप्ति पोर्ट था, यहाँ पे भरूच था। कौन सा? भरूच। ये वेस्टर्न इंडिया में ये पोर्ट था मैरीटाइम ट्रेड के लिए। और जो ईस्ट में ताम्रलिप्ति था, इससे कहाँ कहाँ बिजनेस करते थे ये लोग? चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा। और जो श्रेणीज़ किससे कहा जाता है? आर्मी, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंट सेटअप फॉर ट्रेडर्स फॉर स्मूथ ट्रेड, जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस, सैलरी मेंबर। तो श्रेणीज उनको कहा जाता था, ओन हेड, एंड हर श्रेणी का एक हेड होता था, सेल्फ मेड रूलर्स होते थे वो। अगर हम बात करें प्रवर सेन की बात करें, वकाटाका डायनेस्टी के प्रवर सेन रूलर जो थे, टाइटल ऑफ एम्परर, और 4 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाए थे प्रवर सेन वन ने। न्याय दर्शन की बात करते हैं तो गौतम अश्व, लिटरल मीनिंग ऑफ न्याय, लॉजिक, डिसीजन, एग्जिस्टेंस, अरे ये आपको पता होगा कि न्याय का गौतम, ये सब फिलॉसफी के और उनके जो ओरिजिनेटर है उनका नाम दिया हुआ है। तो टोटल कितनी फिलॉसफी है और उनके फाउंडर कौन है ये आप कमेंट्स में बता देना। सांख्य, कपिला, है ना, ऐसे करके, पतंजलि, योग, नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे दिया भी हुआ है वेदांता फिलॉसफी, कल्मिनेशन ऑफ इंडियन आइडियोलॉजी, 3 बेस पे था ये, उपनिषद, ब्राह्मण्स एंड भागवत गीता पे। यहाँ पे आप भी गया है आपका फिलॉसफी एंड एक्सपोनेंट का नाम ही आ गया है, तो कमेंट्स में क्या ही बताओगे। योग पतंजलि, वैशेषिका कन्नड़, मीमांसा जामिनी, वेदांता वैद्रायन, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, न्याय गणेश उपाध्याय। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी
शंकराचार्य का अद्वैतवाद आपको याद होगा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद आपको याद होगा। विशिष्ट द्वैत जो था वो रामानुजाचार्य का था। द्वैतवाद जो था वो माधवाचार्य का था। द्वैत अद्वैत इतना याद रखो। न्याय तो गणेश उपाध्याय का था। और वैशेषिका कन्नड़, मीमांसा जामिनी, वेदांता वेदांत योग पतंजलि। ठीक है, ये सब याद रहेगा। ईरान में 510 AD में हमें सती का एविडेंस मिलता है यहाँ से। और अगर बात करें इस टाइम पे टैक्स, लैंड टैक्स कितना लगता था, 1/6 लगता था लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स। और मिर्च चट्टिका किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और चेस गेम का ओरिजिन भी गुप्ता पीरियड में हुआ था ऐसा माना जाता है। वारंगल फेमस था आयरन टूल्स के लिए। संस्कृत जो है हाई क्लास के लोग यूज़ करते थे लैंग्वेज। कौशेया सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क, कौशेया इतना है। बिदाक भागम क्या होता था, इरिगेशन टैक्स होता था बिदाक भागम। फर्स्ट मेंशन इन गुर्जर कास्ट आईहोल इंस्क्रिप्शन। फाउंडर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, नागभट्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, नागभट्ट वन। फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा कौन है, दंती दुर्ग। हर्ष ने अपने कैपिटल शिफ्ट किया था थानेश्वर से कन्नौज। और द कैपिटल ऑफ मौखरी कन्नौज ही था। कैपिटल ऑफ मौखरी कहाँ था, कन्नौज। 24 पेज कंप्लीट हो चुका है। आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II ने लिखा था हर्षा के टाइम में। आईहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन किसके टाइम में, हर्षा के टाइम में लिखा था। द वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, जो ह्यूएन है वो किसके टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में। एच से ह्यूएन, एच से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और ह्यूएन हर्षवर्धन के टाइम में थे। और फायान चंद्रगुप्त II के टाइम में आए थे। ठीक है, इनकी फेमस किताब का नाम क्या है, CU की। किसने लिखा है, ह्यूएन ने लिखा है CU की। और इनको प्रिंस ऑफ ट्रैवलर भी कहा जाता है। इसका टाइटल दिया हुआ है, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर का टाइटल किसे दिया गया है, ह्यूएन को दिया हुआ है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में जाते हैं, घूमते हैं 637 AD में। और उन्होंने मथुरा को मतलब मेंशन किया था कि यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स फेमस है। और वाराणसी के बारे में बोला था कि यहाँ पे सिल्क क्लोथ फेमस है। और ट्रापाटाइट स्ट्रगल के बारे में आपने पढ़ा है कि पाला गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में ये फाइट था, ट्रापाटाइट स्ट्रगल। पाला के फाउंडर आपको पता ही है गोपाला। गुर्जर प्रतिहारा के फाउंडर आप कमेंट्स में बताओ। राष्ट्रकूटा का तो आपको पता ही है कि दंती दुर्ग थे। और ये सब किसके लिए फाइट कर रहे थे, ये सब कन्नौज पे अपना विजय चाहते थे, कन्नौज को कैप्चर करना चाहते थे, उसी के लिए लड़ रहे थे। शंकराचार्य के बारे में आपको क्या पता है कि शंकराचार्य जो है वो नॉर्थ में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में बनाते हैं, वेस्ट में द्वारका गुजरात, ईस्ट में पुरी और साउथ में श्रृंगेरी कर्नाटका। ठीक है, द इवेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज इन एवरी 5 ईयर ड्यूरिंग हर्षा पीरियड, महामोक्ष काउंसिल, जो कि अब कहाँ क्या कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं हम लोग। और द फॉरेन ट्रैवलर प्रेजेंट एट द 6th महामोक्ष काउंसिल वॉज ह्यूएन। ठीक है, हर्षवर्धन ने रखा था। नेम गिवन टू इंडिया बाय एंशिएंट चाइनीज राइटर यिन तू थियान तू। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी में 1210 या 1225 में। अगर हम आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, MP में है। किसने बनाया था, चांदेला ने बनाया था 950 से 1050 AD में। यहाँ पे कंडरिया महादेव टेम्पल है। ठीक है, खजुराहो, अमंग ऑल खजुराहो टेम्पल कंडरिया महादेव बेस्ट टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूडेड है। और ये नागर शैली में बना हुआ है, नागरा स्टाइल में। और अदर टेम्पल की यहाँ पे बात करें तो आपको 64 योगिनी टेम्पल पता होना चाहिए, दुल्हादेव टेम्पल एंड जिन्नाथ टेम्पल। पारश्वनाथ टेम्पल आपको पता है, जैन टेम्पल है, वो भी यहीं इधर ही है। और मातांगेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। मेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 85 टेम्पल रिलेटेड टू वैष्णविज्म, शैव शक्त एंड जैन सेक्ट। एलिफेंटा केव के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 7 केव है, 5 हिंदू रिलीजन के और 2 बुद्धिस्ट रिलीजन के केव है। ठीक है, 5 हिंदू रिलीजन के और 2 बुद्धिस्ट रिलीजन के केव है। यहाँ पे त्रिमूर्ति, शिवा की त्रिमूर्ति स्टैचू है यहाँ पे। और कंस्ट्रक्ट किया गया था ये राष्ट्रकूटाज के द्वारा, ये एलिफेंटा केव। अंकोर वाट टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, कंबोडिया में। कहाँ पे, कंबोडिया में। कब बनाया गया था, 12th सेंचुरी में। किसने बनाया था, सूर्यवर्मन II ने। किस देवता को ये, किस गॉड को ये डेडिकेटेड है, तो विष्णु को, है ना। और ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, ना कि नागर। ये नहीं कि नागर लगा के आ जाना एग्जाम में।
और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट। एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा केव कहाँ पे सिचुएटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये एक केव टेम्पल है, यहाँ पे टोटल 34 रॉक कट केव्स है। कितने? 34, 1 से लेकर 12 तक बुद्धिज़्म को, 12 से लेकर 29 तक हिंदुइज़्म को, और 30 से 34 जैनिज़्म को। याद रहेगा टोटल कितने हैं इसमें रॉक कट केव्स? 34। इसमें एक कैलाश मंदिर है जिसको कृष्णावन राष्ट्रकूटर डायनेस्टी के हैं, उन्होंने बनवाया था। कहाँ पे सिचुएटेड है एलोरा? महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। 3 शैली में मंदिर बनाई जाती थी, नागरा शैली, द्रविडियन शैली एंड वेशरा। नागरा, द्रविड़ा एंड वेशरा। वेशरा जो था वो नागरा और द्रविडियन का मिक्सचर था, ठीक है। चालुक्य के टाइम में ये आया था वेशर शैली। टेम्पल ऑफ ओडिशा नागरा शैली का एग्जाम्पल है। कैलाश टेम्पल जो द्रविडियन शैली का एग्जाम्पल है। सन टेम्पल कोणार्क के बारे में आपको बताया था मैंने कि नरसिम्हा देव वर्मन 1 ने बनाया था, ठीक है, 13th सेंचुरी में बनाया था। टेम्पल का बेस ह्यूज प्लेटफॉर्म है नीचे, और 7 इंडिपेंडेंट हॉर्स की स्टैचू है सन टेम्पल कोणार्क। और आपको बता दूँ लिंगराज टेम्पल के बारे में आपको पता होगा कि लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में है, नागर स्टाइल में है। बेस्ट टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल है ये। मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इसका क्या है? पीक। सोनागिरी कहाँ पे है? नियर दातिया, मध्य प्रदेश में है। होली प्लेस ऑफ जैनिज्म है ये सोनागिरी। और सराउंडेड बाय वाइट जैन टेम्पल, 77 जैन टेम्पल ऑन हिल, 26 विलेज, टोटल 103 है अभी। और इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू पे है। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू पे है। और भीमदेव वन के फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ भीमदेव वन, विमल शाह ने बनवाया है। पालीताना जैन टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? भावनगर गुजरात में है पालीताना। मोढेरा सन टेम्पल जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। चैरियट टेम्पल महाबलीपुरम में है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। और विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? राजा राजा 1 ने बनाया था। पंचायतन स्टाइल का टेम्पल जो होता था जिसमें 5 स्टैचू, 5 गॉड सिचुएटेड होते थे। ओके, वाव, बहुत ही आर्टिस्टिक टेम्पल है मेरा। आगे देखते हैं। साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगमेरा देख लेते हैं। फर्स्ट संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई में। थर्ड संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में, तो ये याद रहेगा। फर्स्ट संगम के प्रेसिडेंट कौन थे? अगस्त्य ऋषि। सेकेंड संगम जो हुआ था वो था कपटपुरम, अलाइवई में हुआ था। अगस्त्य ऋषि इसके भी थे, और तोलकापियर प्रेसिडेंट थे। और इसका नाकेरर थर्ड संगम के प्रेसिडेंट। तोलकापियम और सिलपट्टीकरम की बात तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। तोलकापियम की बात करते हैं तो तोलकापियम जो है वो सेकेंड संगम में लिखा गया था। ओल्डेस्ट टेक्स्ट अवेलेबल है तमिल लिटरेचर में। ये तोलकापियर जो है वो 12 क्वालिफाइड डिसाइपल ऑफ सेज अगस्त्या ने लिखा था। ग्रामर की बुक है ये, ठीक है। सिलपट्टीकरम के ऑथर कौन थे? इलनागो आदिगल, याद होना चाहिए ये। और ये संगम लिटरेचर में इलनागो आदिगल जो है, कोवलम और कन्नगी की स्टोरी है इसमें। कोवलम और कन्नगी, पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने सुना हो, किसी कभी पढ़ा हो तो। स्टैचू ऑफ नटराज शिवा फाउंड इन लार्ज नंबर्स, यूजुअली क्वाड्रिलेटरल इन शेप, साउथ फेसिंग, दक्षिणामूर्ति शिवा इन गुरु टीचर पोस्चर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। चोला रूलर की बात करते हैं, राजा राजा 1 की बात करेंगे, है ना। इन्होंने नॉर्थ श्रीलंका तक कन्क्वायर कर लिया था, और इन्होंने अनुराधापुर ऑफ श्रीलंका को कन्क्वायर कर लिया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। कन्क्वायर एंड डिस्ट्रॉयड अनुराधापुर। और पोलो नरवा कैपिटल था, यहाँ पे रीनेम कर दिया था इसको, जनथमंगलम कर दिया था। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखो। राजा राजा 1 का जो एक्सपेंशन था वो श्रीलंका तक था। तोलकम वॉर 949 में राष्ट्रकूटा वर्सेस चोला होता है इस पर, ठीक है। कुछ फालतू सही है इसमें यार। राजेंद्र 1 के बारे में देख लो कि जो चोला एम्पायर क्लाइमेक्स पे कब पहुंचा था? राजेंद्र 1 के टाइम में। राजा राजा 1 के पुत्र राजेंद्र 1 के टाइम में बे ऑफ बंगाल को इन्होंने बे ऑफ बंगाल टर्न इनटू चोला लेक, कन्क्वेयर द इंटायर सिन्हाला आइलैंड, श्रीलंका का सिन्हाला आइलैंड को कन्क्वेयर कर लिया था। इन्वेजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू ब्रिंग होली गंगा वाटर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट तक आ चुके थे ये। इन्होंने जब गंगा के पास इन्होंने डिफीट किया था पाला रूलर को, तो इन्होंने टाइटल लिया था गंगाई कोंडा चोलापुरम का, और वहाँ पे एक चोला गंगम पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था।
कमेटी की वर्क यहाँ पे एक वरियम होता था, एग्जीक्यूटिव कमेटी टू टेक केयर ऑफ विलेज, वरियम। टोटवरियम गार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर, समंत वत्सारा अनवरियम एनुअल कमेटी, एरीवरियम पॉन्ड कमेटी, पॉन्डवरियम गोल्ड कमेटी। इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, जो आपको याद होना ही चाहिए। पल्लवा रूलर के बारे में दिया है, सिंह विष्णु, टाइटल ऑफ अवनी सिंह इन्होंने लिया था। अकॉर्डिंग टू कशाकुडी इंस्क्रिप्शन बिफिटेड द किंग ऑफ चोला पांड्या श्रीलंका इन कलमरा, सिंह विष्णु ने किया था। नरसिम्हा वर्मन की बात करें तो इन्होंने टाइटल लिया था, महामल्ला का टाइटल लिया था नरसिम्हा वर्मन ने। परमेश्वर वर्मन की बात करें तो इन्होंने लोकादित्य एक मल्ला और गुंज भंजना का टाइटल लिया था। महेंद्र वर्मन वन की बात करें तो ये ऑथर है मत्तविलास प्रहासन, मत्तविलास प्रहासन। अरिका मेडो किसे कहते हैं, एंशियंट नेम ऑफ पोडके, ठीक है। उरैयूर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखते हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। चालुक्य का देखते हैं, चालुक्य का कैपिटल कहाँ था, बादामी। चालुक्य का कैपिटल कहाँ था, बादामी। पुलकेशिन वन एक्चुअल फाउंडर थे किसके, चालुक्य डायनेस्टी के, पुलकेशिन वन। और पुलकेशिन टू की बात करते हैं, मोस्ट कैपेबल एंड पावरफुल रूलर थे चालुक्य के, और 610 से लेकर के 642 तक रूल करते हैं। आईहोल इंस्क्रिप्शन रवि कृति द्वारा लिखा गया है। और चालुक्य रूलर के बारे में है इसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन ऑफन हाई पोजीशन पे वुमेन का अपॉइंटमेंट ये करते थे। चंद्रादित्य क्वीन विजया भद्रिका गॉट 2 कॉपर इंस्क्रिप्शन रिटन इन हर नेम। लिटरेचर की बात करते हैं तो वरामिहिर के बारे में है कि इन्होंने लिखा है बृहस्पतम और पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ठीक है। और अश्वघोष की बात करें तो इन्होंने लिखा है बुद्धचरित, है ना, और ये याद रखो बुद्धचरित अश्वघोषा। और हर्ष की बात करें तो इन्होंने 3 किताबें लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा, ये बहुत बार आया हुआ है PYQ। दांडी ने क्या लिखा था, 10 कुमार चरित, तो ये याद होना चाहिए। मुझे भूख लग गई है बट इसको कंप्लीट भी तो कराना है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो प्रोविंस को क्या कहते थे, मंडलम। कोट्टम, वलनाडु, नाडु, डिस्ट्रिक्ट, उर, विलेज। सबसे बेसिक लेवल पे उर हुआ करता था, जो विलेज हुआ करता उर, और नाडु डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, और वलानाडु उससे ऊपर कमिश्नरी जो होती है उसको कहा जाता था वलानाडु। और सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता जिसको क्या कहते थे, मंडलम। क्या कहते थे, मंडलम। क्लियर। और एंशियंट लिटरेचर एंड कौन कौन है, मिलिंद पनाहो किसके, नागसेन के और मिलिंद के बीच की बातचीत लिखी गई है मिलिंद पनाहो में। नागसेन बुद्धिस्ट थे जिससे बातचीत करके मिलिंद जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज़्म में। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। राजतरंगिनी जो है वो कल्हाना ने लिखा है। राजतरंगिनी में जो कश्मीर के रूलर्स के लीनियज है पूरा इसमें दिया गया है राज तरंगिनी में। गीत गोविंदा जयदेव ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखा है। मितशरा विज्ञानेश्वरा ने लिखा है। और मत्त विलास प्रहासन महेंद्र वर्मन ने लिखा है। पांड्या किंगडम वेंगी रिवर के पास है। पांड्या किंगडम आपको पता ही है। पांड्याज यहाँ पे थे ना, जहाँ पे मदुरई में संगम हुआ था 2 फर्स्ट एंड थर्ड। लोकेशन साउथ ऑफ रिवर कावेरी। कैपिटल मदुरई, है ना। और इन्होंने रोम से अपना ट्रेड रिलेशन था इनका, रोम से। इन्होंने मीनाक्षी टेम्पल बनवाया है, ठीक है। और कुछ लिटरेचर के राइटर का नाम देख लेते हैं। पतंजलि महाभाष्य ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्ष निरुक्त ने लिखा है। नॉट से कट्यायन वत्स्यायन कामसूत्रा किसने लिखा है, वत्स्यायन ने लिखा है। कालिदास ने मेघदूत लिखा है। भावभूति उत्तरमचरितम याद कर लो, भावभूति ने लिखा है। कुमारदास जानिका शूद्रक ने मृत चट्टिका लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारवी कीर्तन जुनिया ने लिखा है, ये लूसेंट में भी दिया हुआ है। बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भास्कराचार्य ने लीलावती लिखा है, इतना याद रख लो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंशिएंट लिटरेचर हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है इन्हें, हिस्टोरिका इन्होंने लिखा था। विशाखा दत्त का मुद्र राक्षस कितनी बार आपने पढ़ लिया। पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत बार पढ़ लिया। ब्रह्मगुप्त का गुप्ता सिद्धांता। और आर्यभट्ट का है, ये भी आपको पता होगा।
अब हम लोग आ चुके हैं अर्ली मिडिल एज 800 से 12 के बीच में जो पाला डायनेस्टी में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल मैंने बताया था, उसके फाउंडर का नाम देख लो। गोपाला फाउंडर है पाला डायनेस्टी के। धर्मपाला सबसे फेमस रूलर थे इस टाइम पे। धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी बनवाया है, सोमपुरा विहारा। जब देवपाला की बात करते हैं उसके बाद, तो देवपाला ने डोनेट किया था 5 गाँव, और बलपुत्र देव को दिया था इन्होंने। शैलेंद्र डायनेस्टी के हैं ये। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 5 गाँव दे दीजिए नालंदा विहार बनाने के लिए, तो उन्होंने बुद्धिस्ट विहार नालंदा बनवाया था। किसने? बलपुत्र देव ने। उसके लिए, उसके रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए देवपाल ने 5 गाँव डोनेट किए थे। तो गोपाला, धर्मपाला, देवपाला याद रहेगा। गुर्जर प्रतिहारा की बात करते हैं, उसके फाउंडर कौन है? नागभट्ट। ठीक है। और नागभट्ट टू ने टाइटल लिया था परम भत्ताकर का और महाराज अधिकार परमेश्वर का। मिहिर भोज बहुत फेमस है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये वैष्णवाइट थे, और इन्होंने आदि वराहा का और प्रभास का टाइटल लिया था। वही प्रभास एक्टर। सेन डायनेस्टी की बात करते हैं। समंत सेन, लक्ष्मण सेन जो थे वो भाग जाते हैं जब बख्तियार खिलजी आता है तो नेपाल भाग जाते हैं अटैक। बल्लाल सेन, इन्होंने टाइटल लिया था निशांक शंकर का, और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक दान सागर, एक अद्भुत सागर। तो ये याद रखना है, किसने लिखा है? बल्लाल सेन ने लिखा है। गढ़वाला डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। फाउंडर कौन है? चंद्रदेव हैं। किसके? गढ़वाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इनकी वाइफ कौन है? रानी कुमारा देवी। बुद्धिस्ट फॉलोअर थे ये लोग। लास्ट रूलर जयचंद है, इतना याद रखो। परमार डायनेस्टी की बात करते हैं तो फाउंडर श्रेयक और श्री हर्षा हैं। वकपति मुंजा कंस्ट्रक्शन, मुंजा सागर पॉन्ड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना ये सब याद नहीं रखना है। हाँ, किंग भोज परमार डायनेस्टी से थे। ठीक है। और इनके कुछ कंपोजिशन का नाम याद रखना चाहिए हमें, जैसे सिद्धांत संग्रह और समग्र ग्रंथों, और कुछ नहीं, छोड़ो, ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा मुझे। पृथ्वीराज चौहान इम्पॉर्टेंट है, रूलर ऑफ अजमेर थे ये। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन इन्होंने किया था 1191 में, सेकेंड 1192 में, और इसमें वो जीत जाते हैं, इसमें ये हार जाते हैं मोहम्मद घोरी से। दासपुर इंस्क्रिप्शन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कुछ। अकबर, नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, किसे कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर? जैनुल अब्बिदीन को कहा जाता है। ये बहुत बार आता है PYQ में। हिरण्यगर्भ का किसने परफॉर्म कराया था? यंज दंती दुर्ग ने किया था। ऑथर ऑफ दया भाग कौन है? जिमुंत वाहना। चतुर्वर्ग चिंतामणि किसने लिखा है? हेमाद्री ने लिखा है, छोड़ो। राष्ट्रकूटा रूलर जो कि मिलिट्री कैंटोनमेंट में जिनका जन्म हुआ था वो थे अमोघ वर्षा। और बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। खजुराहो इंस्क्रिप्शन, द रूलर हर्षा बिन कॉल द परम भत्ताकर। ठीक है, ये याद कर लेना, परम भत्ताकर कहा है खजुराहो इंस्क्रिप्शन में इन्हें। जेजाक बुक्ति का देख लेते हैं। एंशियन नेम ऑफ बुंदेलखंड रीजन का नाम क्या था? जेजाक बुक्ति। और हेमचंद्र की कुछ किताबों का नाम मैंने आपको बताया था, कुमारपाल चरित्र उन्होंने लिखा था, और ये इसका एडवाइज़र भी थे कुमारपाल के, हेमचंद्र। ये एक जैन स्कॉलर भी थे। ठीक है। तीर्थंकरा के सिंबल की बात कर ले तो आपको पता ही है कि ऋषभनाथ का जो याद रखो बुल, और अजीतनाथ का एलिफेंट याद रखो। उसके बाद पार्श्वनाथ का सरपेंट और महावीर का लायन, इतना याद रखना है बस। नेमीनाथ का कॉन्च, बस बस बस। एंशिएंट हिस्ट्री मिसलेनियस कुछ कुछ दिया हुआ है। इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, रुको देख के बता देती हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट है क्या? इशिता देवी शक्ति, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भीतरी कॉलम, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, ये इसमें स्कंदगुप्त के वॉर के बारे में दिया हुआ है, और हुंस को उसने कैसे हराया था वो कहाँ पे? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने कॉइन इशू किए थे वो चंद्रगुप्त वन है। सिल्वर कॉइन इशू रूपक कहा जाता था सिल्वर कॉइन को। गुप्ता के पीरियड में सिल्वर कॉइन को रूपक कहा जाता था। अनदर नेम ऑफ दिस पीरियड वाज इन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस मेड आर्ट एंड, तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। राजा रेश्वर टेम्पल तंजौर में है। ठीक है। शिव टेम्पल भूमरा मध्य प्रदेश में, नटराजा है चिदम्बरम तमिलनाडु में, विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटका में, विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, बाबा विश्वनाथ। ठीक है।
और कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों को? इधर बाण भट्ट हर्ष चरित्र लिखा था, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा था, ये आपको याद होना चाहिए। कल्हान ने राजतरंगिणी लिखा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। हाँ, हर्षा का कैपिटल कहाँ था? थानेश्वर। थानेश्वर से कन्नौज कर लिया था ट्रांसफ़र उसने। ह्यूएन सिंह किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम में। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एंशिएंट हिस्ट्री। सुकून मिल रहा होगा कि फाइनली कंप्लीटेड। इसको कितनी बार देखना है? कम से कम 2 से 3 बार आप इसको ज़रूर देखना। एक बार में नहीं होगा याद, मार्क माई वर्ड। तो प्लीज़ इसको दोबारा भी देखना आप जब आपको टाइम मिले। एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख लेना 2x पे करके, या फिर 2-3 दिन पहले देख लेना। एंड हियर वी कंप्लीटेड एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। बहुत ही क्रिस्प मैनर अपने नोट से मैंने उसे पढ़ाया था। एंड थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।